वेलकम टू ARS चैनल गाइस। आज मैं आपको एनिमल टिश्यू पढ़ाऊंगी जो नीट का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हम सबसे पहले एनिमल टिश्यूज़ चैप्टर में सबसे पहले हम एनिमल टिश्यू पढ़ते हैं, फिर सेपरेटली कॉकरोच, उसके बाद फिर फ्रॉग। तो एनिमल टिश्यू में 4 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। जो एपिथेलियल टिश्यू है उसको हम इस वाले वीडियो में कवर करेंगे, एपिथेलियल टिश्यू को। ओके, फिर पार्ट 2 में कनेक्टिव टिश्यू कवर करेंगे, पार्ट 3 में मस्क्यूलर टिश्यू कवर करेंगे, पार्ट 4 में नर्वस टिश्यू कवर करेंगे। ओके, दैट्स इट। ये सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू को पार्ट 1 में इसलिए क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू को डिटेल में पढ़ाना है। ये पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे। ये पूरा चैप्टर जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो जो आने वाले दूसरे चैप्टर्स है उनका बेस स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो चैप्टर समझने में आसानी होती है। तो ये चैप्टर को हर जगह लाइक कोटा में भी इसको डिटेल में पढ़ाया जाता है। सो इसको डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये पार्ट 1 एपिथेलियल टिश्यू कवर करेगा, पार्ट 2 कनेक्टिव टिश्यू और पार्ट 3 मस्क्यूलर टिश्यू और पार्ट 4 नर्वस टिश्यू, ऐसा कवर करेगा। अभी तक तो ये लगता है, अगर कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो डिस्क्रिप्शन में बता दिया जाएगा कि हाँ ये वाला पार्ट ज़रा लंबा था, तो इसको पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत में कवर किया जा रहा है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स स्टार्ट। एनिमल टिश्यू में 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव, तीसरा होता है मस्क्यूलर, चौथा होता है नर्वस टिश्यू। तो ये एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग और लाइनिंग का काम करता है। अब कवरिंग और लाइनिंग, अब इसका मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे कि स्किन जो है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी है, हमारी स्किन एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। अभी स्किन जो है प्रोटेक्शन का काम कर रही है ना, ये कवर कर रही है हमारे इंटरनल्स टिश्यू, इंटरनल्स ऑर्गेन को कौन कवर कर रही है? स्किन, और जो कि बनी है एपिथेलियल टिश्यू से। ओके, कवरिंग का काम कर रही है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है। मान लो कोई बैक्टीरिया है सराउंडिंग में, मान लो कोई वायरस है जो डैमेज कर सकता है हमारे इंटरनल टिश्यू को, ये स्किन एक बैरियर बन रही है, एक दीवार बन रही है और रोक रही है। तो एपिथेलियल टिश्यू इसका मतलब क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, प्रोटेक्शन का। उसके बाद सिक्रीशन, हमें पसीना आता है, सबको आता है पसीना कभी ना कभी। जिसकी स्किन ड्राई भी होती है उसको गर्मी में पसीना आता है। तो जो पसीना आता है इसका मतलब हमारी स्किन, हमारी जो एपिथेलियल टिश्यू है, जो मतलब स्किन एपिथेलियल टिश्यू से बनी है, तो जो एपिथेलियल टिश्यू है सिक्रीशन का भी काम करी, इसलिए पसीना आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। फॉर एग्जांपल हमने कोई मॉइस्चराइज़र लगा लिया तो अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन के अंदर। इसका मतलब कि हमारी स्किन एब्जॉर्प्शन का भी काम करती है, इसलिए जो हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, स्क्रब लगाते हैं या पैक लगाते हैं, सब अब्जॉर्ब हो जाते हैं। पैक की भी काफ़ी कुछ अब्जॉर्ब होता है, मतलब मॉइस्चराइज़र सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब होता है। ओके, नेक्स्ट है डिफ्यूजन। तो फॉर एग्जांपल मान लो हम हाथ पानी में डाल दें तो कुछ ना कुछ पानी हाई कॉन्सेंट्रेशन, मतलब पानी का कॉन्सेंट्रेशन बकेट में हाई है। अब वो पानी इसके एपिथेलियल के थ्रू अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब कि डिफ्यूजन का भी काम करिए, डिफ्यूज़ होते हैं। मॉइस्चराइज़र भी डिफ्यूज़ होता है, वाटर भी डिफ्यूज़ होता है, तो इसका मतलब ये डिफ्यूजन का काम करिए। मैंने ऊपर बता दिया। ये एपिथेलियल टिश्यू को इस वाले पार्ट में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे और आपको सब कुछ अच्छे से समझेगा, सबको लाइक नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा और एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा इसमें एपिथेलियल टिश्यू का, इतना कि आपको पूरी नीट की इशू में स्पेशली कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आई गारंटी जो भी पूरा वीडियो देखेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट एपिथेलियल टिश्यू। मैं ओवरव्यू बता रही हूँ कि हम इस वाले पार्ट में एपिथेलियम टिश्यू का कौन सा मतलब कौन से कॉन्सेप्ट, कौन से टॉपिक कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे टॉपिक्स, आइए देखते हैं। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एक सिंपल एपिथेलियम हम कवर करेंगे और एक कंपाउंड एपिथेलियम कवर करेंगे। सिंपल एपिथेलियम में हम सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबोइडल, सिंपल कॉलमनार और सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ये 4 सिंपल में कवर करेंगे। ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम में नॉन स्ट्रेचेबल और स्ट्रेचेबल मतलब कि ट्रांजिशनल वाला एपिथेलियम, और नॉन स्ट्रेचेबल में हम कवर करेंगे स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड क्यूबोइडल, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार। ओके, आई होप इतना समझ गया। अब एपिथेलियल का ही एक लाइक मॉडिफाइड
एपिथेलियम है जिसको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। ग्लैंड्स, जैसे कि पसीना आ रहा है तो ये सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल्स जो ये स्वेटिंग कराते हैं। ओके, सो अब देखो हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम में पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, हेटेरोक्राइन बोले तो मिक्स ग्लैंड। ओके, और फिर पढ़ेंगे हम अक्राइन या फिर इसको बोल सकते हैं मीरोक्राइन ग्लैंड। ओके, एपोक्राइन ग्लैंड, होलोक्राइन ग्लैंड और इंटरसेलुलर जंक्शंस। और इसका एक और इसका ग्लैंडुलर एपिथेलियम का एक और टाइप पढ़ेंगे हम, यूनिसेलुलर ग्लैंड और मल्टी सेलुलर ग्लैंड। इतना सब कुछ कवर करने वाले इस वीडियो में। मगर फिर मैं स्टार्टिंग में बताती हूँ, मे भी ऐसा हो सकता है कि ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम और इंटरसेलुलर जंक्शन का सेपरेट वीडियो बनाऊँ मैं एपिथेलियम के ऊपर। अगर वीडियो लंबा होता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है ना, अगर वीडियो लंबा होता है तो ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में इंटरसेलुलर जंक्शंस हैं, इन दोनों को हम सेपरेटली करेंगे अगले पार्ट में। ओके, अभी के लिए इतना समझ लिए, हम कर सकते हैं इतना कवर। ये वीडियो के लेंथ पे डिपेंड करता है, ये एक्सप्लेनेशन पे डिपेंड करता है कि कितना डिटेल एक्सप्लेनेशन है। अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है तो हम इसका और इसका सेपरेट वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, एनिमल टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू वाली प्लेलिस्ट पर, लॉन्ग वीडियोस की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। बाकी आपको शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे उसी पर, एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर के सारे शॉर्ट्स मिल जाएंगे आपको मेरे चैनल के ऊपर। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि एनिमल क्या है और एनिमल बना कैसे है, और एनिमल के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो कि हमारे नेट में इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल दो टाइप में डिवाइड है, दो टाइप से एनिमल के, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एनिमल की बॉडी कैसे बनी और कितने सेल से बनी, इस बेसिस पे हम एनिमल को डिवाइड करते। अगर एनिमल की बॉडी एक सेल से बनी है तो हम उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर एनिमल। अगर एनिमल की बॉडी एक से ज़्यादा, मानो 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल से बनी है, सेल्स से बनी है, तो हम उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर एनिमल। आई होप आपको इतना समझ गया होगा। अब नेक्स्ट चीज़, यूनिसेलुलर एनिमल मतलब कि अगर ये सिंगल सेल है तो इसमें डाइजेशन होता होगा, इसमें रेस्पिरेशन होता होगा, इसमें रिप्रोडक्शन होता होगा, इसमें सारे वो फंक्शंस होते, मतलब वो होते रहेंगे जो मल्टी सेलुलर में होते हैं, सारे फंक्शंस इसमें होंगे, ठीक है। यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल का एनिमल है, ये अकेला ही डाइजेशन करेगा, ये अकेला ही रेस्पिरेशन करेगा, ये अकेला ही मूवमेंट करेगा, ये अकेला ही कोऑर्डिनेशन, ये हर चीज़ करेगा। मतलब ये रिप्रोडक्शन, बहुत सी चीज़ जो भी हमारे ह्यूमंस के अंदर होती है, ये अकेला सेल करेगा, इसलिए इसको यूनिसेलुलर एनिमल बोलते हैं। ओके, आपको इसका समझ गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, हाँ, जैसे मैंने बताया सिंगल सेल। यूनि का मतलब, देखो, यूनि का मतलब होता है एक, यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है सिंगल सेल से बना हुआ। यूनि का मतलब होता है सिंगल या एक सेल से बना हुआ, उसको हम बोलते हैं यूनि। और सेलुलर का मतलब है सेल, तो सिंगल सेल से बना हुआ एनिमल उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर एनिमल। नेक्स्ट, यही कि ये सारे अपने नेसेसरी, सारे डे टू डे लाइफ के फंक्शंस परफॉर्म करेगा। अब हमारे पास 5 किंगडम होते हैं। फर्स्ट होता है मोनेरा, दूसरा होता है प्रोटिस्टा, फिर होता है फंजाई, फिर होता है प्लांटिया, फिर होता है एनिमेलिया। तो जितने भी सिंगल सेल एनिमल है, जितने भी सिंगल सेल के एनिमल हैं, किंगडम्स के बारे में मैं मतलब कि लिखने में टाइम चला जाएगा, तो आपको याद होगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया। तो ये जो प्रोटिस्टा वाला किंगडम है, जो प्रोटिस्टा है, इसमें सारे यूनिसेलुलर सिंगल सेल से बने हुए सारे जानवर प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ आता है, हाँ, प्रोटिस्टा किंगडम में आता है। हाँ, यूनिसेलुलर मतलब जो एनिमल 1 सेल से बने हैं, ठीक है। सिंगल सेल एनिमल को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर एनिमल। 1 सेल डज ऑल द वर्क, मैंने आपको बताया डाइजेशन, वो सब वर्क करता है। अब मल्टी सेलुलर में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ चुकी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है मसला, तो मल्टी सेलुलर को देखते हैं। आइए गाइस, तो मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो एक से ज़्यादा सेल से बने, इसका मतलब
एक सेल तो सारे फंक्शंस करेगा नहीं, यहाँ तो सारा का सारा लोड एक ही सेल पे था, उसी को सब कुछ संभालना था, सब कुछ मैनेज करना था। मगर यहाँ मल्टी सेलुलर की बात हुई तो ऐसा तो नहीं एक सेल को सारा काम दे देंगे और सारे के सारे आराम करेंगे, ऐसे नहीं है। ये सारे सेल्स, जितने भी सेल्स एक मल्टी सेलुलर एनिमल्स में होते हैं, वो सारे सेल्स मिलकर काम करते हैं। आइए हम मल्टी सेलुलर एनिमल को देखते हैं। मल्टी का मतलब होता है मैनी, जैसे यूनि का मतलब है सिंगल, ऐसे मल्टी सेलुलर मल्टी का मतलब होता है मैनी सेल से बने हुए एनिमल। मैनी सेल से बने हुए एनिमल को हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर एनिमल। नेक्स्ट देखते हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल डिफरेंट सेल्स डू डिफरेंट फंक्शन। मैंने अभी बताया ऐसा नहीं है कि एक ही के ऊपर सारा लोड डाल देंगे कि तू सब सामान, नहीं, इसके अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शंस करेंगे। तो मल्टी सेलुलर में ये होता है, यहाँ एक ही सेल सारा फंक्शन कर रहा था, तो ये डिफरेंस है और यूनि में और मल्टी सेलुलर में। ठीक है, अब इनके लेवल्स होते हैं। ठीक है, और ये सारे लेवल्स है ना सेल से बने होते हैं। एक होता है सेलुलर लेवल, एक सेलुलर लेवल होता है, फिर बनता है टिश्यू लेवल, फिर बनता है ऑर्गेन लेवल, फिर बनता है ऑर्गेन सिस्टम का लेवल। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, इन चारों लेवल को। तो गाइस एक स्टोरी की तरह हम इसको समझने की कोशिश करते। तो गाइस होता क्या है, यूनिसेलुलर में क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है। अब ये जो सिंगल सेल है ना, ये सारे फंक्शंस करके थक चुका है, इसी से डाइजेशन कराया जा रहा है, इसी से रेस्पिरेशन, इसी से सर्कुलेशन, नर्वस, रिप्रोडक्शन, हर चीज़ इसी सेल से कराई जा रही है। तो ये सेल थक जाता है और ये बोलता है नेचर को, आई वॉन्ट इवोल्यूशन, बोले तो मुझे चेंजेस चाहिए, मुझे चेंज दो, मुझे बदलाव दो। तो नेचर क्या करता है, उसको देता है एक और सेल देता है उसको कि लो बदलाव हो गया। ठीक है, तो सेल्स देता है नेचर इसको। तो फिर क्या होता है, इसमें एक सेल डाइजेशन कर लेगा, एक रेस्पिरेशन कर लेगा, मतलब ग्रुप ऑफ सेल मिलकर अलग अलग फंक्शन करेंगे जो भी उनकी ज़िंदगी, उनके जीने के लिए, उनके सर्वाइव होने के लिए ज़रूरी है ना। मगर ये सारे सेल्स है ना, फिर इसमें अब आप ये सोचेंगे कि सेल लेवल, ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू लेवल में क्या फ़र्क है। आपने हमेशा से ये सुना होगा कि टिश्यू, बहुत सारे सेल्स एग्रीगेट होते हैं, गुच्छे में आते हैं तो टिश्यू बनता है। तो यहाँ कुछ अलग सीन है, इसके लिए हमें आगे का देखना पड़ेगा, मगर मैं अभी के लिए बस इतना बताती हूँ। तो सेल्स, जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये और इवोल्यूशन मांगता है और बोलता है टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन और इवोल्यूशन मांगता है और ऑर्गेन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मांगता है। ऑर्गेन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन और इवोल्यूशन मांगता है और ऑर्गेन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मांगता है। तो इसमें क्या होगा, तो ये देखो, मान लो फॉर एग्जांपल ले लो, ये डाइजेशन कर रहा है, ये रेस्पिरेशन कर रहा है, ये अलग अलग सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे अलग अलग फंक्शन करके ज़िंदगी बिता रहे। मगर टिश्यू लेवल पे इनके फंक्शंस अलग नहीं होते, इनके फंक्शंस एक होते। ऑर्गेन लेवल पे इनके फंक्शंस, एक ऑर्गेन मतलब टिश्यूज़ मिलकर एक ऑर्गेन बनाते हैं। तो सेल्स से मिलकर बनता है सेलुलर एग्रीगेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर एक ठीक तरीके से एक प्रॉपर फॉर्म में जब सेल्स आ जाते हैं और एक डिसिप्लिन में एक ही काम करने लगते हैं, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनता है। ये सब हम आगे समझेंगे, अभी थोड़ा फास्ट हो रहा है आई नो, मगर आगे समझेंगे। फिर टिश्यूज़ कंबाइन हो जाते हैं तो ऑर्गेन बनता है। जब ऑर्गेन्स कंबाइन हो जाएंगे, स्टमक ले लो, ईसोफेगस ले लो, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब मिलकर बना लेते हैं ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आइए देखते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद पढ़ेंगे हम ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये जितने भी चार ऑर्गेनाइजेशन है, ये चारों के चार बने हैं सेल से इम्पॉर्टेंट चीज़ें। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये देखते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको लिंक भेज दूँगी नोट्स की। आते हैं आगे देखते हैं। तो देखिए अब क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक सेल होता है, हाँ, दूसरा सेल होता है, तीसरा सेल होता है, चौथा सेल होता है, पांचवा सेल होता है, मतलब सेल्स होते हैं, इतना समझ लो डायरेक्ट। ये सेल एक दूसरे से जुड़े होते हैं एक जेली लाइक सब्सटेंस की मदद से। एक इनके बीच में सब्सटेंस होता है, एक जेली की तरह, है ना। आओ चलो देखते हैं। तो अब क्या होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो इन सेलों को जोड़ के रखता है। मतलब ये ऐसा सब्सटेंस है कि अगर मैं एक सेल को प्लग करूँ, पकड़ूँ और खींचूँ और यहाँ ले आऊँ तो आसानी से खींचने में मतलब खींचा जाएगा। ये इतना लूजली अरेंज है, ये सेल्स इतने लूजली अरेंज है कि एक सेल को आराम से पकड़ के हम यहाँ ला सकते हैं। अब हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें हमें देखने मिलेगी कि देखो ये जो सेल है ये डाइजेशन के लिए भी कैपेबल है, ये रेस्पिरेशन के लिए भी कैपेबल है, ये रिप्रोडक्शन के लिए भी कैपेबल है, ये हर चीज़ के लिए, हर जो भी एक फंक्शन है जो मान लीजिए ह्यूमन बॉडी में होते हैं, ह्यूमन बॉडी नहीं लाइक जो भी फंक्शंस जो भी हमारे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, वो सारे फंक्शंस ये एक सेल कर सकता है, इतना कैपेबल है। मतलब अगर हमने इसको यहाँ लाया और इसको छोड़ दिया तो ये रिप्रोडक्शन ये सब कुछ कर सकता है, हर काम कर सकता है, मतलब ये अकेला भी ज़िंदा रह सकता है। अब कोई चीज़ को यहाँ से यहाँ लाए, इसका मतलब उसके पास तो दिमाग नहीं है, उसने कोई फील नहीं किया, उसे ये पता नहीं चला कि इस मतलब मैं बिछड़ चुका हूँ, मैं अपने ग्रुप से जुदा हो चुका हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर नर्व्स एब्सेंट रहेगी, इसके अंदर सेंस करने की जो एबिलिटी है, सेंसरी एबिलिटी, ये एब्सेंट रहेगी, है ना। इसलिए जब इसको हमने इसके ग्रुप से तोड़ा तो ये सेल अलग हुआ और ये फिर से जीने लगा। इस पर फ़र्क ही नहीं पड़ा, उसे पता ही नहीं चला कि मैं अपने ग्रुप से, जो मेरा एग्रीगेशन था, जो मेरा सेलुलर गुच्छा था, उससे मैं अलग हो चुका हूँ। तो अब ये सेल है ना अपने फिर से रिप्रोडक्शन करके सेल्स बनाएगा, समझे। मतलब ये सेल एक अलग तरीके से मतलब फिर से अपनी अलग ज़िंदगी बना के जीने लगेगा। अब हम क्यों कर पाइए, क्योंकि इसके पास नर्व्स, सेंसरी ये सब एब्सेंट है, हाँ। और दूसरी चीज़ हम ये क्यों कर पाए, क्योंकि ये ना लूजली अरेंज्ड है, ये जेली के जैसे सब्सटेंस है, लूजली अरेंज्ड है, इसलिए हम कर पाए। आओ आगे देखते हैं। अब देखो, अब यहाँ तक समझ गए आप। अब नेक्स्ट चीज़ ये देखो कि ये सेल में एक और कैपेबिलिटी है, ये कुछ वक्त के लिए स्पेशल फंक्शन करता है। देखो मान लो ये एक सेल का गुच्छा है, मैंने ये 3 सेल यहाँ से हटा दिए, अब यहाँ मानो बचे कितने सेल, यहाँ पर पुराने सेल्स बच गए। तो अब देखो अब देखो क्या होगा। ये जो 3 सेल है, मानो ये है ना प्रोटेक्शन का काम कर रहे थे, इनके पास स्पाइन्स थे, मानो इनके पास कांटे थे, ये अपने ग्रुप के बॉडी गार्ड थे। अब ये बॉडी गार्डों के साथ क्या हुआ, इनको मैंने निकाला और यहाँ इधर ले आई मैं इनको अलग, कि तुम अपनी अलग ज़िंदगी शुरू करो तीनों मिलके। तो अब क्या होगा, इसमें से एक बॉडी गार्ड बन जाएगा, मतलब इन सेल्स को मैं यहाँ ले आई, एक बॉडी गार्ड बन जाएगा, एक मान लो डाइजेशन का काम ले लेगा और बाकी दूसरी एक मान लो रिप्रोडक्शन का काम ले लेगा। मतलब इनको अलग लाने पे इन्होंने टेम्प्रोवरी अपना मतलब कि जो काम कर रहे थे वो छोड़ दिया, जो टेम्प्रोवरी ये लोग बॉडीगार्ड थे वो छोड़कर अपना दूसरा काम करने लगे। तो ये अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपने खुद के हिसाब से अपना फंक्शन चेंज करते। ये सेलुलर लेवल ऑफ एग्रीगेशन है जो हम पोरीफेरा में देखते हैं। पोरीफेरा किंगडम एनिमेलियम में फाइलम नंबर 1 पोरीफेरा स्पॉन्जेस, इसमें हमें सेलुलर लेवल ऑफ एग्रीगेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। आओ चलो देखो। अब देखो ये सेल्स जो है इनको इधर ले लिए, इसमें से इस एक सेल ने मान लो, एक सेल ने बोला मैं बॉडीगार्ड बन जाता हूँ, दूसरे सेल ने बोला एक काम करता हूँ मैं डाइजेशन करने लगता हूँ, इसने बोला मैं रिप्रोडक्शन करता हूँ। इन तीनों सेल्स का फंक्शन ये अलग था, इधर आके इन्होंने फंक्शन अलग कर लिया, है ना। तो ये सेल्स ने अपनी बॉडी चेंज की,
इसने स्पाइन उगा लिया, इसने डाइजेशन को भी जो भी ज़रूरत थी वो सब कर लिया, और इसने रेस्पिरेशन रिप्रोडक्शन का ये कर लिया कि मैं ना और डिवाइड करके और तुम्हारे लिए सेल्स बनाता हूँ ताकि हमारा बड़ा ग्रुप हो। अब देखो ये निकलने वाली सेल्स की ये हालत, मगर जो सेल्स यहाँ थे उन्होंने क्या किया, उनमें से भी क्या होगा बेटा, पहले मान लो फॉर एग्जांपल पहले ये सब लोग डाइजेशन कर रहे थे, मान लो एग्जांपल की तौर पे, मगर अब इनका जो ये था बॉडी गार्ड था, रिप्रोडक्शन था, ये वाले पार्टनर इनको छोड़ के चले गए। तो अब ये काम क्या करेंगे, ये करेंगे रिप्रोडक्शन, ये करेंगे मान लो डाइजेशन, फिर एक बन जाएगा इनमें से बॉडी गार्ड। समझ गए? तो इन्होंने भी जीने के लिए अपने सेल्स का शेप चेंज कर लिया है ना। तो ये कैपेबल है ना, ऐसा हमारे टिश्यू में नहीं होता है ना बेटा, इसलिए टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे अंदर है। तो हमारे टिश्यू में ऐसा होता है, कभी आपने सुना है कि मान लो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जैसे स्टमक, किसी का स्टमक काट के ऑपरेशन करके निकाल दिया तो उसके ड्यूडेनम मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल आ गए। मैं इधर एक्सप्लेन करती हूँ, देखो ये डायग्राम को, आप थोड़ा समझ पाएंगे। ये देखो, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ मान लो टिश्यू को कट किया, ये टिश्यू को कट किया, हाँ, डॉक्टर ने ऑपरेशन करके निकाल दिया। तो ये वाली जो सेल्स है, ये वाले सेल्स यहाँ आए और इन्होंने टिश्यू बनाया। ऐसा होता है? नहीं, हमारा जो टिश्यू है इतना कैपेबल नहीं है, इसलिए हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और इनका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि अगर एक सेल को हम अलग जुदा भी कर देते तो भी वो अपने सारे काम अकेले कर लेता है, मगर जब वो एक ग्रुप में है तो वो क्या सोचता है, सारे सेल्स हम लोग मिल बांट के जीते। जब तक हम ग्रुप में है तो हम सारे सेल्स मिल बांट के जीते, कोई डाइजेशन कर ले, कोई रिप्रोडक्शन कर ले, कोई बॉडीगार्ड बन जाए, इस तरीके से। आई होप आपको समझने आया होगा। तो इन सेल्स ने अपना फंक्शन चेंज कर दिया। मान लो ये वाले सेल्स भी कुछ अपना, मान लो बॉडीगार्ड थे तो इन्होंने भी अपना फंक्शन चेंज कर दिया। तो ये लोग का फंक्शन टेम्पररी है ना। आओ चलो हम यहाँ देखकर थोड़ा समझ लेते हैं। आओ देखो, हाँ, तो डू नॉट फॉर्म ट्रू टिश्यू ऑर्गेन्स, ये ट्रू टिश्यू ऑर्गेन्स फॉर्म नहीं करते हैं। ओके, दूसरी चीज़, सेल्स लूजली अरेंज्ड है, सेल्स जो है वो लूजली अरेंज्ड है। मैंने बताया ना लूजली अरेंज्ड है, इसलिए उसको मैंने एक को पकड़ के निकाला तो आराम से वो आ गया बाहर, क्योंकि सेल्स लूजली अरेंज्ड है। ओके, नेक्स्ट चीज़, सेल्स वर्क फॉर देमसेल्फ, सेल खुद के लिए भी काम करते हैं, बट शेयर फूड। मतलब कि इसमें क्या है बेटा, क्या है सुनो, देखो, जो सेल है ये जब तक ग्रुप में था तब तक ये एक काम, इसको मान ले, उसको सबने काम दे दिया कि तू डाइजेशन करेगा और जो डाइजेस्टेड फूड होगा ना वो हम सब में शेयर करेगा, है ना। तो ये अपना काम भी करता था, मतलब ये सांस भी लेता था, रेस्पिरेशन करता था, एटीपी सिंथेसिस करता था, सब कुछ करता था, मगर फूड जो फूड था वो सब में बांट देता था, डाइजेस्टेड फूड। हाँ, अब यहाँ देखो, अब मान लो कोई सेल वो सारा अपना काम कर रहा है मगर वो प्रोटेक्शन कर रहा है, मतलब इतना समझ लो कि खुद के सर्वाइव का पूर्ता भी कर लेते हैं और एक दूसरे की भी हेल्प भी कर लेते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सेल्स वर्क फॉर देमसेल्फ। खुद का भी पूरा काम कर रहे हैं, जितना उनको ज़िंदा रहने की ज़रूरत है वो सारा काम कर रहा है वो सेल, मगर वो अपना फूड शेयर कर रहा है, वो डाइजेस्टिव खाना दूसरे सेल्स के साथ शेयर कर रहा है ना। जैसे कि ये सेल अपना पूरा, मैंने प्लग करने से पहले ये ग्रुप में था तो ये पहले मतलब अपना पूरा काम कर रहा था, ये जी रहा था, मगर ये क्या कर रहा था, डाइजेस्टेड फूड शेयर कर रहा था। ये लो, ये तुम भी लो, ये डाइजेस्टेड फूड शेयर कर रहा था। अब यहाँ देखो, अब यहाँ क्या हुआ, क्यों डाइजेस्टेड फूड शेयर कर रहा था, क्योंकि ये क्या कर रहा था कि ये वाला प्रोटेक्शन कर रहा था, ये बोल रहा था मैं तुझे प्रोटेक्शन करूँगा, तू मुझे डाइजेस्टिव फूड दे, ये बोल रहा था मैं रिप्रोडक्शन कर लूँगा, मतलब कैपेबल तो है, मगर जब साथ में हम ग्रुप में तो क्यों ना फ़ायदा उठाए, वो खुद के काम तो खुद करे ही करे, साथ ही साथ वो जो काम है
जो काम हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं वो काम भी कर लेते हैं। आओ चलो देखते हैं। नर्व्स एब्सेंट है, मैंने बताया सेंसरी नर्व्स एब्सेंट है, इसलिए तो जब मैंने उनको प्लग करके अलग एक सेल को पकड़ के अलग किया तो वो खुद का रिप्रोडक्शन डाइजेशन सब कुछ कर रहा है। वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके पास नर्व्स ही नहीं है, उसको सेंस ही नहीं हो रहा है कि मैं अलग हो चुका हूँ, इसलिए वो कर पा रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, बॉडी चेंज शेप, इसका मतलब है सेल्स कैन चेंज शेप। सेल्स अपना शेप चेंज कर सकते हैं, शेप एंड पोजीशन अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड्स। मैंने ये चीज़ भी यहाँ समझा दी, आई होप आपको समझने आई होगी। सॉरी, हाँ अब देखो, तो मैंने क्या बताया कि ये जो सेल्स थे पहले यहाँ थे, है ना, मगर जब ये सेल्स अलग हुए तो इन्होंने अपने सेल्स नीड की ज़रूरत के हिसाब से अपना काम चेंज कर लिया, अपना शेप चेंज कर लिया। पहले मान लो इनके पास फॉर एग्जांपल इनके पास कांटे थे सेफ्टी के लिए, तो इसमें से 2 सेल्स ने कांटों छोड़ दिए। इन्होंने बोला अरे हमारा जो ग्रुप है उसके पहले जो ग्रुप था उसमें कुछ रिप्रोडक्शन करते थे, कुछ डाइजेशन करते हैं, तो अब एक तो चल तू सेफ्टी कर ले, हम डाइजेशन कर लूँगा, ये रिप्रोडक्शन कर लेगा, है ना। आजा, दे जस्ट डू देयर ऑन जॉब एंड शेयर द रिजल्ट। हाँ, जैसे कि इसने मान लो अपना पूरा काम किया, ज़िंदा रहने के लिए जो भी काम है वो ज़रूरी किया, और इसने क्या किया, अपना फूड शेयर कर दिया, डाइजेस्टेड फूड डाइजेशन करके फूड शेयर कर दिया। इसने क्या किया, इसने बोला मैं बॉडीगार्ड बन जाता हूँ। ये जितने भी फॉर एग्जांपल जितने भी बाहर के सेल है वो बोल रहे अच्छा तू डाइजेशन कर रहा है ना, तो हम एक काम करते हैं, हम बॉडीगार्ड बनते, हम हथियार लेके खड़े हो जाते। फॉर एग्जांपल हम कांटे उगा लेते ताकि हमको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सके, मार नहीं सके। फिर ये सेल्स क्या बोले, अच्छा तुम लोग बॉडीगार्ड बन रहे हो और ये डाइजेशन करा रहा है, तो एक काम करते हैं हम रिप्रोडक्शन कर लेते, ठीक है। तो ये रिजल्ट शेयर करते एक दूसरे के साथ जब ये ग्रुप में होते, मगर इनमें ये पावर है कि ग्रुप से अगर इनको जुदा कर दिया जाए तो ये अकेले भी जी सकते हैं। सेल्स आर टोटिपोटेंट पावर टू बिकम एनीथिंग। हाँ, क्योंकि बॉडीगार्ड बन रहा था, डाइजेशन का काम कर रहा था, बॉडीगार्ड डाइजेशन का काम कर रहा था, तो डाइजेशन वाला रिप्रोडक्शन कर सकता है, रिप्रोडक्शन वाला ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कुछ ना कुछ काम इन लोग का, कोई प्रोटेक्शन, कोई फीडिंग कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट, मतलब कुछ काम चल रहा है। आइए आगे का समझते हैं। नोट्स देख के घबराइए नहीं, सब आपके समझने के लिए, और आपको सब समझेगा, मैं समझाऊंगी। कुछ अगर नहीं समझता है, कोई बेसिक चीज़ ऐसी इसमें है जो फिर भी नहीं समझ रही है, कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। आ जाइए, सेल्स आर टोटिपोटेंट, इसका मतलब क्या है, मीन्स सेल कैन एक्चुअली चेंज इट्स शेप। मैंने बताया आपको, सेल अपना शेप चेंज कर सकता है। मूव टू द फ्रंट डोर, सामने चला गया, एंड थ्रू इनटू अ सिक्योरिटी गार्ड प्रोटेक्शन। हाँ, जैसे कि ये सामने आ गए ना, ये सामने आ गए, पहले ये बीच में थे, इसके जुदा होने के बाद ये लोग सामने आ गए, तो इन्होंने क्या किया, चलो हम लोग है ना बॉडीगार्ड बन जाते हैं। इसने अपनी स्पाइन उगा ली, समझ गए। आगे देखो, हाँ, तो ये सेल्स को जोड़ के रखने वाला जो सब्सटेंस है उसको हम क्या, वो सब्सटेंस है जेली लाइक मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स है वो जेली की तरह है जो इनको जोड़ के रखता है। ओके, मोस्टली नॉन लिविंग, ज़्यादातर ये जो जेली लाइक मैट्रिक्स है ये नॉन लिविंग होता है, मतलब ये बेजान होता है, इसमें जान नहीं होती है, ठीक है। सम सेल्स परफॉर्म टेम्पररी स्पेशलाइज्ड फंक्शन। मैंने ये भी बताया ना, कुछ सेल टेम्पररी स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं, जैसे कि फीडिंग, मतलब खाना डाइजेस्ट करना और डाइजेशन हुआ हुआ फूड सब में बांट देना। जैसे कि प्रोटेक्शन, जैसे कि प्रोटेक्ट करना, पहले वो डाइजेशन कर रहा था मगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि प्रोटेक्शन वाले सेल्स जुदा हो गए, तो अब ये प्रोटेक्शन कर रहा है। फिर ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करना। ओके, रिप्रोडक्शन करना, सिंपल समझ गए। अब ये वाला देखो, ऑल सेल कैन परफॉर्म बेसिक सर्वाइवल टास्क। ये मैंने आपको बताया ना कि जो सेल है खुद के बेसिक काम कर रहे हैं, मगर एक दूसरे के साथ जो स्पेशल फंक्शन है उसके रिजल्ट एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। बेसिक काम जैसे कि रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सांस ले रहे, एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, जो भी मेटाबॉलिज्म उनके बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसका जो भी वेस्ट निकल रहा है वो तो खुद ही एक्सक्रीट करेंगे,
करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन, मान लो खाना दूसरा बना के दे रहा है एक सेल को, मगर डाइजेस्टेड फूड वो खुद खा रहा है, तो डाइजेस्टेड फूड उसने खाए, उसने एनर्जी बनाई, एनर्जी बनाने के बाद जो वेस्ट निकला वो तो वो खुद एक्सक्रीट करेगा, है ना। और डाइजेस्टेड फूड को अब्सॉर्ब करने के लिए, उसको खुद को जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन ज़रूरी है, इसलिए सारे सेल में रेस्पिरेशन होता है, इसलिए सारे सेल में एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिज्म वेस्ट होता है। ऑस्मो रेगुलेशन, पानी भी पिएंगे ना, पानी उन सब सेल में से अंदर आएगा, बाहर जाएगा। बेसिक इरिटेबिलिटी सारे सेल्स को होती है, मतलब जैसे इनमें नर्व्स तो एब्सेंट है, मैंने आपको बताया, सेंस नहीं कर सकते, मगर ये इरिटेड हो सकते, इतना इनमें है। जैसे कि मान लो किसी में नर्व एब्सेंट है, फॉर एग्जांपल मान लो आपने देखा होगा, आपने पैरालाइज हुआ हुआ पेशेंट के बारे में सुना होगा या देखा होगा। उनमें क्या होता है कि उनमें नर्व्स जो है वो काम करना बंद हो जाती है, तो वो सेंस नहीं कर सकते, समझे, वो सेंस नहीं कर सकते। अगर उनके हाथ में, मान लो किसी के हाथ में उसको अटैक आया, पैरालिसिस हो गया उसके हाथ को, तो उसके हाथ में की जो नर्व्स है ना वो काम नहीं कर रही है, मान लो वो एब्सेंट ही है, एब्सेंट जैसी है। मगर अगर कोई ऐसे लाइटर लेगा और उसकी फिंगर को जलाएगा तो वो फिंगर जलेगी ना, है ना। बेसिक जो है वो तो होगा ना, फिंगर कट जाएगी, काट देगा तो कट जाएगी, मगर नर्व एब्सेंट होने के बाद वजह से वो मतलब नर्व्स इनएक्टिव हो जाती है, नर्व्स उसकी वजह से वो काम नहीं कर रहे हैं, उसके हाथ मूवमेंट या कोई सेंसेशन नहीं हो रही है उसको, मगर बेसिक इरिटेबिलिटी होती है। एवरी सेल कैन सेंस कर सकता है, रिएक्ट टू डायरेक्ट टच और केमिकल चेंज। अगर पानी का केमिकल चेंज हो जाएगा तो इतना हो सकता, इतना मतलब सेल्स को पता चल जाता है, अरे यार पानी का चेंज मान लो बहुत ज़्यादा नमकीन हो गया, तो सेल्स अपने अंदर के सेल्स को इतना अडेप्ट बना लेंगे कि वो नमकीन पानी में भी रह सकते। तो ये इतना आई होप। और इसका एग्जांपल स्पॉन्ज है, और स्पॉन्ज जो है हमारे एनिमल किंगडम के फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करता है। आई होप आपको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ गया है। आपको ये नोट्स मिल जाएंगे सारे, आपको है ना, मैं इंस्टाग्राम की लिंक बता दूंगी, आप मुझे कमेंट करना जिसको भी नोट चाहिए। मैं और दूसरी चीज़ अब मैं आपको पढ़ाऊंगी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत आसान और सिंपल है। आइए हम उसको देखते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आइए टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। बहुत ही अच्छे से हमने ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट किया। अब हम आ जाते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक बेसिक क्वेश्चन है, क्या आपको पता है टिश्यू क्या होता है? डू यू नो हम किस चीज़ को टिश्यू बोल सकते हैं, मतलब कि हम इस चीज़ को आप बोल सकते हैं टिश्यू। मैक्सिमम लोग है ना, एक उनके बीच में कंफ्यूजन होता है, वो लोग क्या करते हैं पता है, वो लोग बोलते हैं सेल का गुच्छा, एग्रीगेशन ऑफ सेल, क्लस्टर ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू। मेरा थोड़े से गले में प्रॉब्लम है, सो प्लीज़ एडजस्ट विथ मी। थैंक यू फॉर एडजस्टिंग। सुनो, तो सेल का गुच्छा, सेल का एग्रीगेशन इसको टिश्यू बोलते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है सेल का गुच्छा है या दो सेल है, एक से ज़्यादा सेल है तो टिश्यू है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लस्टर ऑफ सेल टिश्यू नहीं कहलाता। इसको टिश्यू बनने के लिए कुछ लगेगा। क्या लगेगा मैं समझाती हूँ। हम पहले की कहानी को कंटिन्यू करेंगे और उसी की कंटिन्यूशन से आपका कॉन्सेप्ट ऐसा क्रिस्टल क्लियर होगा कि पढ़ोगे नहीं, कल क्लास में जाकर टिश्यू बताओगे भी या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करोगे। देखो, अब हमने सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये देखा कि एक सेल है वो डाइजेशन भी कर रहा है, वो ब्रीदिंग भी कर रहा है, वो रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, एक सेल ये सब। अब हमने ये भी देखा कि ये जो सेल्स है, हम ग्रुप में थे सेलुलर एग्रीगेशन में, इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैंने एक सेल लिया, उसको प्लग करा, उठाया और उसको मैंने यहाँ ले लिया। अब ये सेल बेसिक सर्वाइवल फंक्शंस कर सकता है, डाइजेशन कर सकता है, ब्रीदिंग कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है, तो ये जी रहा है। हमने ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखा। मगर यहाँ पे कुछ अलग होगा, यहाँ होगी डिसिप्लिन, इधर होगा ईगो। यहाँ क्या होगा, एक देखिए, पहली चीज़ यहाँ पर सेल किसी नॉन लिविंग या फिर जेली लाइक मैट्रिक्स से जॉइंट नहीं रहेंगे। मतलब इतना आसान नहीं है कि उनको निकाल दिया, है ना,
इतना आसान नहीं रहेगा। तो ये कोई जेली से वो नहीं रहेंगे, लाइक ग्लू स्टिक नहीं रहेंगे कि इतना जेली है, एकदम जेली की तरह है, और जैसे कि जेली है, जेली के बीच में 2 फिंगर्स चिपका दो और आराम से फिंगर्स निकल, नहीं। ये सेल है ना, फेविक्विक की तरह इनके बीच में, सेल्स के बीच में मैट्रिक्स रहेगा, चिपका हुआ, मतलब नॉट इजी टू प्लग, खींच के निकालना आसान नहीं होगा। दूसरी चीज़, ये जो सेल है ना, ये जब तक ग्रुप में है, इनके साथियों के साथ है, तब तक ये जिंदा है। अगर मैं इनको एक सेल को निकालती हूँ टिश्यू में, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये एक सेल मर जाएगा, क्योंकि ना ये एक सेल डाइजेशन करेगा, ना ब्रीदिंग करेगा, ना ही रिप्रोडक्शन करेगा, ट्रांसपोर्ट कुछ भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा मैं बताती हूँ। क्योंकि मैंने बताया था सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इनके पास है ना नर्व एब्सेंट होते हैं, सेंस नहीं कर सकते किसी ने उनको पकड़ के निकाल लिया। मगर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, नर्व्स आ जाते हैं, तो पता चल जाता है कि यार मुझे अलग कर दिया गया, इधर ही इसका सारा फंक्शन रुक जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। अब मैं समझाती हूँ कैसे। इसमें क्या था, इसमें एक सेलुलर एग्रीगेशन था, एक गुच्छा था सेल्स का। ये लोग अपने है ना सेल मतलब इनकी ज़रूरतों के हिसाब से अपने स्ट्रक्चर चेंज कर रहे थे, सेल्स अपने शेप चेंज कर रहे थे, सेल्स अपने फंक्शन चेंज कर रहे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ये सारे सेल्स का एक फंक्शन होगा। मान लो फॉर एग्जांपल ये स्टमक में प्रेजेंट है, स्टमक में प्रेजेंट है, और अगर मान लो ये एसिड सिक्रीट कर रहे हैं डाइजेशन के लिए, और अगर इनमें से एक सेल निकाल दो तो सेल मर जाएगा। और ये अगर मान लो एसिड सिक्रेट कर रहे हैं, इधर देखो अच्छे से समझेगा आपको। अरे यार स्टमक तो गलत बन गया। स्टमक में ये टिश्यू है, ये टिश्यू में से मैंने एक सेल निकाला, ये सेल मर चुका है। अब ऐसा नहीं होगा कि ये जो आसपास के सेल्स हैं, मान लो ये वाला टिश्यू का ये वाला हिस्सा एपिथेलियल वाला था, मान लो ये हिस्सा किसी सिक्रीशन करा रहा था, मान लो ये हिस्सा एंजाइम से सिक्रेट करा रहा था। हाँ, हम अज्यूम करते हैं ऐसा कि ये वाला जो पार्ट था स्टमक का, ये वाला जो टिश्यू था, ये एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ था, और हमने एक सेल निकाल दिया, और एपिथेलियल टिश्यू कौन सा काम कर रहा था, मान लो ये है ना एंजाइम सिक्रेट कर रहा था, ये मान लो ग्लैंडुलर एपिथेलियम था, ठीक है, क्योंकि ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंजाइम सिक्रेशन में उनका रोल होता है। हाँ, अब यहाँ ध्यान दो, अब मैंने इसको निकाल दिया, तो जो आसपास का मान लो कनेक्टिव टिश्यू ब्लड सेल से, तो ऐसा नहीं होगा कि ब्लड आएगा और यहाँ ब्लड सेल्स बैठ जाएगा कि आ जाओ चलो मैं ग्लैंडुलर शेप चेंज करता हूँ, मैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम बनता हूँ और मैं सिक्रेशन करता हूँ। नो, ईगो है, ईगो। ब्लड सेल का काम, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन है तो ब्लड सेल अपना काम करेगा, ये मरा, चाहे सबको लेकर मरे मगर कोई दूसरा उसका काम नहीं करेगा। डू यू गेट इट? किसी का अगर लीवर ख़राब हुआ तो लीवर ख़राब हुआ, स्टमक के कोई सेल्स आकर अपना शेप चेंज कर लीवर बनाने नहीं जाएंगे। समझ गए होंगे आप मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अगर नहीं समझे तो मुझे कमेंट करके बताओ, फिर मुझे बहुत ही बेसिक तरीके से समझाना पड़ेगा। चलिए आइए, आप समझ गए होंगे। एक तो ये कम्पैक्टली पैक्ड है, टाइटली चिपके हुए, ग्लू से चिपके हुए, किसी जेली वेली से नहीं चिपके हुए। सेलुलर एग्रीगेशन में मतलब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये फ़र्क था। हम टिश्यू लेवल पे आ गए, कुछ चीज़ें अच्छी होगी। तो ये नर्व्स प्रेजेंट है, ठीक है। आइए हम थोड़ा सा नोट्स की तरफ देख लेते हैं ताकि और आपको अच्छे से समझने आए। हाँ, लेट मी यूज़ दिस फॉर यू, लेट मी यूज़ दिस। देखो, when cells stop doing मल्टीपल जॉब्स, हाँ मल्टीपल जॉब्स करना छोड़ दिया, मतलब मान लो स्टमक का टिश्यू है, एक ही काम कर रहा है, एंड परमानेंटली स्पेशलाइज्ड। हाँ, स्टमक का टिश्यू है वो हमेशा ही
एक ही काम करेगा, डाइजेशन में ही काम होगा उसका। अगर रेस्पिरेटरी सेल ख़राब हो गए तो ऐसा नहीं कि हमारा क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सेल ख़राब हो गए तो ऐसा नहीं है कि डाइजेस्टिव सिस्टम्स के सेल्स जाएंगे और रेस्पिरेटरी सेल्स बनाए, रेस्पिरेटरी सेल्स की जगह पे अपने बॉडी अपना शेप चेंज करेंगे और रेस्पिरेटरी सेल का काम करना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं होगा। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट स्पेशलाइज रहता है, एक ही काम मिलता है। स्टॉप डूइंग मल्टीपल जॉब्स, ये समझ गए। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या है? सेल्स टाइटली अरेंज, कैसे अरेंज है? टाइटली अरेंज है, मैंने यहाँ भी बताया था, एक ग्लू से चिपके, एक मैट्रिक्स से, सीमेंट से चिपके। ऐसे नहीं है जैसे हमने इस वाले में देखा था ना, सेलुलर एग्रीगेशन ऑफ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा था कि कितना लूजली अरेंज थे कि आराम से प्लग करके कोई निकाल सकता है, ये हालत थी उनकी। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है। डिफरेंस के लिए मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ, देखो आप, आई होप आप देख पा रहे होगे। दिस इज़ विजिबल फॉर यू। जेली लाइक मैट्रिक्स से ऐसे ये लोग जुड़े हुए थे कि आराम से आसानी से निकालना इनको पॉसिबल था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, नथिंग लाइक दिस। नेक्स्ट देखो, सेल फिक्स फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन डन बाय टिश्यू। ओके, सेल का फंक्शन फिक्स होता है, ये नहीं कि दूसरा बीमार है तो ये अपना फंक्शन बदल के जाए। मतलब मान लो रेस्पिरेटरी का सेल्स को कोई डैमेज हो गया तो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का सेल गया रेस्पिरेटरी के पास और बोला अच्छा ठीक है तू अपना काम छोड़ दे, मैं आता हूँ और मैं तेरा काम करता हूँ। नहीं, इसका फंक्शन अगर है रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर वो वाले बीमार सेल का फंक्शन, मैं वो बोल रही हूँ, सॉरी, डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कोई पर्टिकुलर टिश्यू या सेल का फंक्शन था एंजाइम्स बनाना, तो वो अपने ही एंजाइम्स बनाएगा। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई मान लो कुछ और, मान लो एल्वुलाई के कुछ सेल्स ख़राब हो जाते और ये बोलते कि हम ख़राब हो गए, डैमेज हो गए, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स के सेल जाके वहाँ एल्वुलाई के सेल नहीं बन जाएंगे। ओके, और उसका फंक्शन नहीं करेंगे। मान लीजिए एल्वुलाई के सेल्स का फंक्शन है डिफ्यूजन, तो ये ग्लैंडुलर सेल मॉडिफाई होके डिफ्यूजन नहीं कराएंगे। तो इसलिए टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स्ड फंक्शन होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। वो स्पेसिफिक ईगो है, इनकी रिस्पेक्ट है, कभी भी कुछ भी नहीं बदल सकता चाहे जान चली जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड। नर्व सेंसरी प्रेजेंट है, इसलिए अगर मैंने एक सेल उठाया तो इस सेल को मैंने ये लिया, तो अगर इसी जगह पे मैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सेल उठाती, पॉरीफेरा स्पॉन्ज का, तो वो आता, वो बोलता मैं फिर से जीऊँगा, मैं अपनी नई टीम बनाऊँगा। मगर इसमें से उठा लो, क्योंकि उसे पता ही नहीं ना, क्योंकि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो स्पॉन्ज है उसके अंदर नर्व एब्सेंट है, तो उसे पता ही नहीं कि वो बिछड़ गया, उसे पता ही नहीं था कि वो साथ है, उसे कुछ इतना नहीं पता था, उसमें नर्व से नहीं है, क्योंकि ये ना बहुत प्रीमेटिव, बहुत पहले का ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक एनिमल है, ये एनिमल में ही आता है पॉरीफेरा, तो ये बहुत पुराना है, तो उसके अंदर नर्व एब्सेंट है। अब ये थोड़ा इवोल्यूशन हुआ, थोड़ी चीज़ें बेहतर होती गई, तो स्पेसिफिक नर्व्स सेंसरी प्रेजेंट है, तो नर्व्स आती गई। अब टिश्यू लेवल में हमें नर्व्स दिखने लगी है, थैंक्स टू गॉड। अब चीज़ें बेहतर होती जा रही है। सेल शेप आर फिक्स्ड, है ना, मैंने बताया ना कि ऐसे नहीं है कोई सेल ग्लैंडुलर है, वो कुछ एंजाइम सिक्रीट कर रहा है, तो ऐसे नहीं है कि वो जाके कुछ डिफ्यूजन का काम कर ले। मान लो वो सेल जाके कुछ न्यूरॉन्स का स्टिमुलस ट्रांसफर करने का काम कर ले, ऐसे नहीं है कि वो मसल में कन्वर्ट हो जाए। अगर कोई ग्लैंडुलर है तो ग्लैंडुलर है, अगर कोई मस्क्यूलर सेल है, मसल सेल है तो मसल सेल है। हम इधर की उधर चीज़ें नहीं कर सकते, उसका सेल का शेप जो फिक्स होता है, जान चली जाए मगर शेप चेंज नहीं होगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जाम्पल टिश्यू। अब टिश्यू किसे बोलते हैं, बहुत इजीली मैं समझा देती हूँ, जल्दी से देखिए। ये ईंट है, ये ईंट है, ब्रिक बोलेंगे हम उसको, हाँ, ब्रिक मतलब ईंट। अब ये ईंट है ना, आकर मिलकर
एक वॉल बना रही है ना, ये वॉल ईंटों से बनी है ना, ये ईंटें अरेंज है 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर्स में ईंटें अरेंज है ना। अब देखो अब क्या हुआ, ईंटें अरेंज है और ईंटों के बीच में एक सीमेंट है। इसके एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि हमने दीवार में देखा है ना, जो वर्कर्स होते हैं वो बीच में, ताकि ईंटें जुड़ी रहे, सीमेंट डालते हैं, है ना, तो सीमेंट प्रेजेंट है। अब ये चीज़ देखो, ये ईंटों का स्ट्रक्चर सेम नहीं लग रहा है ना, ईंटों का स्ट्रक्चर सेम है और ईंटों का फंक्शन सेम नहीं लग रहा है। मतलब इस ईंट को भी दीवार बनानी है, इस ईंट को भी दीवार बनानी है, इस ईंट को भी वॉल फॉर्म करना है, इस ब्रिक को भी वॉल फॉर्म, सारी ब्रिक्स को मिलकर वॉल ही फॉर्म करनी है ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, सेल, इसी से आप सेल के बारे में समझ जाइए, सेल्स, ठीक है। सेल्स मेक टिश्यू कैसे देखो, सेल मेक्स टिश्यू हाउ, सेम स्ट्रक्चर, मतलब सेल का स्ट्रक्चर जैसे ब्रिक्स का स्ट्रक्चर है ना, सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, क्योंकि इन ब्रिक्स का फंक्शन, टारगेट तो एक ही है ना, वॉल बनाना। सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स मेक टिश्यू, जिन सेल्स का स्ट्रक्चर सेम होता है और फंक्शन सेम होता है वो टिश्यू बनाते हैं, मगर कैसे, उनके सेल्स के बीच में, उनके इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब 2 सेल, देखो ये 2 सेल है, 2 सेल के बीच में जो स्पेस है हम इसको बोलते हैं इंटर सेलुलर स्पेस। तो 2 सेल के बीच में जो स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस, इसके बीच में एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। जैसे ईंटों के बीच में सीमेंट प्रेजेंट होता है, ऐसे सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स मेक टिश्यू in which they have intercellular space, and in that intercellular space there is a intercellular matrix। आओ अब इसको बहुत सिंपली और आसानी से देख लेते हैं, बिना किसी टेंशन के। आओ देखो देखो एग्जाम्पल, ब्रिक्स मिले और सारे ब्रिक्स का टारगेट एक था, वॉल बनाना। उन्होंने वॉल बनाई, किसकी मदद से जुड़े, वो सीमेंट की मदद से जुड़े, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, आ जाओ, स्किन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो जो टिश्यू होता है ना, एपिथेलियल टिश्यू क्या है, इसका एग्जांपल स्किन से लेते। तो जैसे एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू का मैंने पहले भी बता दिया था कि स्किन का ही इसका एग्जांपल हम मोस्टली लेते ताकि बच्चों को इसको आसानी से समझ जाए। तो एपिथेलियल टिश्यू मैंने पहले ही बता दिया था, प्रोटेक्शन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, सिक्रीशन करता है, यूवी रेज से प्रोटेक्शन करता है, मॉइस्चराइजर को अब्जॉर्ब करता है, पसीने को सिक्रीट करता है। तो स्किन भी बनी है हमारे टिश्यू से, क्योंकि जो हमारी स्किन है ना, स्किन, अगर स्किन को अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे हम, तो हमें मिलेगा कि यार स्किन तो टिश्यू से बनी है और उन टिश्यू के बीच में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट है, और इनके सारे सेल्स के, स्किन्स के जब सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा सारे सेल्स के स्ट्रक्चर सेम है और इनका फंक्शन भी सेम है। स्किन बनाना, प्रोटेक्टिव लेयर बनाना एनिमल्स के ऊपर, उसको तो स्किन बोलते हैं। आई होप आपको समझ गया, नहीं समझा तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, बिना डरे, बिना झिझके। हाँ, छोटी से छोटी सवाल के लिए कमेंट कीजिएगा, मुझे खुशी होगी कि हाँ आप लर्न करना चाह रहे। आइए देखियो, सेल ने बनाया टिश्यू, सेल्स का स्ट्रक्चर सेम, सेल का फंक्शन सेम। क्या है सेल का फंक्शन? टिश्यू बनाना।
हाँ, कोई सा भी पर्टिकुलर टिश्यू हो सकता है, वो हो सकता है एपिथेलियल, हो सकता कनेक्टिव, हो सकता मस्क्यूलर, हो सकता नर्वस। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है ये सब एपिथेलियम, मस्क्यूलर, कनेक्टिव, नर्वस, डरे नहीं प्लीज़। ये नाम सुन के डरे होंगे, डरे नहीं। जैसे जैसे टाइम चला जाता जाएगा, जैसे जैसे सिलेबस आप पढ़ते रहोगे, जैसे जैसे आप कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे, जैसे जैसे नाम रिपीट होंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मेरी कम्युनिटी टैब पे भी क्वेश्चन आते हैं, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बार बार सुन कर आराम से आपको नाम याद हो जाएंगे। एपिथेलियल क्या है, कनेक्टिव क्या है, मस्कुलर क्या है, नर्वस क्या है। देखो मेरा काम पढ़ाना है और मैं अपना 100% देकर पढ़ाऊँगी और मैं फीडबैक के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ। अब आपका काम मुझसे पढ़ना है और ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इसके नोट्स बनाना है। नहीं तो इसके नोट्स बना लो, नहीं तो फिर मुझसे कमेंट करके है ना, और मेरे अकाउंट का नाम जान लो इंस्टाग्राम के, मैं अकाउंट की लिंक दे दूँगी आपको, उस पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, उसका प्रिंट आउट निकाल लो। 2 काम कर लो। और इस तीसरा काम ये करो यार कि पढ़ तो रहे हो, पढ़ते तो सब है, मगर रिवीजन कम करते। नहीं तो देखो खुद को पहचानो, क्या तुम्हें बुक पढ़ने से रिवीजन में हेल्प मिलती है या तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने से हेल्प मिलती है। जितने ज़्यादा बच्चों का ये कमेंट होगा ना कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से हेल्प मिलती है, जैसे कि रोज़ कोई उनसे पूछ ले एक क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल पूछ ले व्हाट इज़ टिश्यू और ऑप्शन दे दे MCQ की तरह, कि हाँ अगर इन लोगों को, आप लोगों को, आप पे डिपेंड करते हैं, अगर आप लोगों को हेल्प मिलती है क्वेश्चन सॉल्व करने से तो देखो फिर आप मुझे कमेंट करो। अगर ज़्यादा बच्चे ये बोलेंगे कि उन्हें हाँ क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं रोज़ एक क्वेश्चन कम्युनिटी टैब पे डालूँगी, एक क्वेश्चन डालूँगी इसके ऊपर, शॉर्ट्स में डाल दूँ, नहीं तो पिन कर दूँगी कमेंट में। रोज़ क्वेश्चन एक आपको शॉर्ट्स में कमेंट के अंदर पिन करके दे दूँगी और एक क्वेश्चन कम्युनिटी टैब पे दे दूँगी, जो मैं ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ अभी के लिए। तो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, तो ये टॉपिक के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। प्लेलिस्ट मिलेगी, एक प्लेलिस्ट होगी शॉर्ट्स की, मतलब शॉर्ट्स देखोगे और शॉर्ट्स देखते देखते ना, तुम्हें शॉर्ट्स देखते देखते तुम्हारे इसका रिवीजन हो जाएगा। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और जैसे शॉर्ट्स देखा, शॉर्ट्स देखकर कमेंट में आपने क्लिक किया तो कमेंट में एक पिन कमेंट मिलेगा, वो कमेंट होगा क्वेश्चन का, जाने का, उस पर सॉल्व करने का, MCQ रहेगा, उस पर क्लिक करने का, आंसर लिखने का, हो गया आपका रिवीजन हो गया। ऐसा कर लो, जैसा अच्छा लगे वैसे मुझे कमेंट करके बता दो कि चलो आगे बढ़ते। ग्रुप ऑफ सेल्स, सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन विथ लिटिल, थोड़े से इंटरसेलुलर, इंटर मतलब बीच में, इंटर मतलब बीच में, सेलुलर 2 सेल के बीच का जो जगह होती है, यहाँ एरो से भी समझा है, या एरो से समझा है, 2 सेल के बीच की जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर। तो इंटरसेलुलर स्पेस में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट है। मैट्रिक्स मतलब जैसे कोई सीमेंट हो गया, मैट्रिक्स मतलब जैसे कोई ग्लू हो गया, फेविकॉल हो गया, ये तो जो उनको चिपका के रखे, जो चीज़ उनको चिपका के रखे, जोड़ के रखे, उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं, सेल्स के बीच में जो प्रेजेंट होती है। तो इंटरसेलुलर 2 सेल के स्पेस के बीच में, 2 सेल के स्पेस के बीच में, 2 सेल के स्पेस के बीच में मैट्रिक्स प्रेजेंट है, ग्लू प्रेजेंट है, फेविकॉल प्रेजेंट है, फेविक्विक प्रेजेंट है। ऐसे करके याद कर लो। आ जाओ एग्जाम्पल, हाइड्रा का एग्जाम्पल ले लो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। आ जाओ, देखो डू ब्लड इज़ अ टिश्यू, हाँ तो मुझे है ना क्या बोलते हैं, हाँ मुझे कमेंट करके बताओ यार, क्या ब्लड टिश्यू है? अगर है तो कमेंट में बता दो क्यों है, और अगर नहीं है तो बताओ क्यों नहीं है। ओके, दैट्स इट। तो मुझे मैक्सिमम कमेंट चाहिए, डू ब्लड इज़ अ टिश्यू। ओके गाइस, ये आप पर छोड़ देते, इसका आंसर मैं नहीं दूंगी, मैं देखूँ तो सही कि कितने बच्चे जानते हैं ब्लड क्या है। ओके सो अब हम नेक्स्ट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और आई होप आपको समझ रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अस, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। आइए अब थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करते हैं, मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं लिंक करती हूँ। ब्रिक से बनी वॉल, अब वॉल से क्या बनता है? हाउस बनता है वॉल से।
ऐसे ही सेल से बना टिश्यू। टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गेन बनेगा। ऑर्गेन की क्या ज़रूरत है? व्हाई वी नीड ऑर्गेन? ऑर्गेन की ज़रूरत क्या है हमारी बॉडी के अंदर? तो ऑर्गेन की ज़रूरत है जब ये टिश्यू है ना काम नहीं कर पा रहा है कॉम्प्लेक्स सिस्टम में ठीक से, जैसे सेल ठीक से काम नहीं कर पा रहा था तो उसने इवोल्यूशन मांगा। अब टिश्यू भी इवोल्यूशन चाहता है। टिश्यू बोलता है कि मैं अब इतने काम नहीं कर पा रहा हूँ, अब मुझे है ना इतने सारे कॉम्प्लेक्स काम हो गए हैं। मतलब पहले जैसे कि सेल, एक सेल से जो ऑर्गेनिज्म बना था वो दिखता भी सिंपल था और उसके काम भी सिंपल थे। अब यहाँ जब हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की बात करते, तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि टिश्यूज़ बढ़ रहे, नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से उनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रही है। जैसे कि पहले सेल के अंदर एंजाइम वगैरह वही थोड़ा बहुत छोटा बहुत काम हो जा रहा था, मगर टिश्यू के अंदर कुछ अलग देखने को मिला कि टिश्यूज़ आए, 4 टाइप के टिश्यूज़ आए। अब ऑर्गेन के अंदर 4 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, मैं बता देती हूँ, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। ओके, तो टिश्यूज़ आ जाते हैं हमारे प्लेटीहेल्मिन्थेस वाले फाइलम में। हमारा जो है ना किंगडम, एनिमल किंगडम पढ़ा है ना, तो उसके अंदर फाइलम्स होते हैं। तो फाइलम्स कैसे अरेंज है बच्चा? फाइलम्स ऐसे अरेंज्ड है कि सबसे ऊपर वो फाइलम आता है जो बहुत प्रीमिटिव है, पुराना है, जिसके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ एग्रीगेशन है, जैसे कि पोरीफेरा। इसलिए हमने सेलुलर लेवल ऑफ एग्रीगेशन ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एग्जाम्पल पोरीफेरा पढ़ा। फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आफ्टर दैट ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेटीहेल्मिन्थेस। फिर ऑर्गेन सिस्टम का अलग अलग आगे बढ़ता जा रहा है। तो अब ये देखिए, जो ऑर्गेन है उसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कॉम्प्लेक्स काम करने के लिए टिश्यू इनफ नहीं है, इसलिए ऑर्गेन की ज़रूरत है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, टिश्यू इज़ अ ओनली लाइक ग्रुप ऑफ सेल्स जो कॉम्पैक्टली पैक है ना, कॉम्पैक्टली पैक सेल्स का ग्रुप है। मगर ऑर्गेन जो है ये डिफरेंट टिश्यूज का ग्रुप है, समझ रहे हो? ग्रुप को हम ऑर्गेन बोलते हैं। अभी क्या सीन है, जब एक कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है तो उसके कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं, तो हमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें लगेगी। तो ऑर्गेन कैपेबल है एक कॉम्प्लेक्स बॉडी में कॉम्प्लेक्स फंक्शन करने के लिए, क्योंकि उसके खुद अगर हम उसका देखें कि इसमें प्रेजेंट क्या क्या है तो कॉम्प्लेक्स चीज़ है। जैसे कि एक ऑर्गेन, फॉर एग्जांपल हम गट लेते हैं, आई होप आपको गट पता होगी, इंटेस्टाइन अतड़ी, हम छोटी अतड़ी लेते हैं, छोटी आंत लेते हैं, हम गट लेते हैं, हम स्मॉल इंटेस्टाइन लेते हैं, उसका पीस लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन लेंगे और उसको इधर से कट किया, इधर से कट किया, हमको एक है ना एक पीस मिल गया, एक टुकड़ा मिल गया जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। ये तो ऑर्गेन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसका पीस लेकर, अब जैसे कि हम किसी बाम्बू या किसी लाइक पाइप उसको देख रहे हैं ऐसे पकड़ के, ऐसे करके हमें ना ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी गट को देखेंगे, तो हमको इसकी गट में ना डिफरेंट टिश्यूज़ का अरेंजमेंट मिलेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ऑर्गेन जो है वो डिफरेंट टिश्यूज़ से मिलकर बना है। समझ रहे हैं आप? तो ऑर्गेन की ज़रूरत है क्योंकि अलग अलग फंक्शंस बढ़ते गए ना। जितना सिंपल, पहले एक ही सेल था तो सिंपल था सब कुछ। जैसे कि पुराने ज़माने में मान लो, जैसे पहले टीवी नहीं था तो कितनी सिंपलिसिटी थी, मोबाइल नहीं था। मतलब जैसे जैसे ये बढ़ता रहता है बेटा, फैसिलिटीज़ बढ़ती रहती है, वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ता रहता है। तो इनमें कंपटीशन बढ़ रहा है, पहले सेल है, फिर कंपटीशन हो गया टिश्यू बन रहा है, फिर कंपटीशन हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ आ रहे हैं।
अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ आ रहे एक ही फंक्शन करने के लिए। पहले टिश्यू के अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स आ रहे थे एक ही फंक्शन करने के लिए। ओके, ऐसे ही हम आगे देखेंगे कि यार इधर तो इवोल्यूशन चल रहा है। आओ थोड़ा नोट्स में से समझ लेते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। ओके, आओ चलो लेट्स सी व्हाई ऑर्गन एग्जिस्ट्स। देखो, व्हेन वन टिश्यू इज़ नॉट इनफ, एक टिश्यू जब हमें इनफ नहीं है टू परफॉर्म अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन करने के लिए ऑर्गेन्स आर फॉर्म्ड। क्यों ऑर्गेन्स बने? टिश्यू इज़ नॉट इनफ, एक टिश्यू इनफ नहीं है, हमें पुर नहीं रहा है। क्यों नहीं पुर रहा है? परफॉर्म कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म करने के लिए तो ऑर्गेन्स बने। तो एक ऑर्गेन, तो अब यहाँ मैंने आपको समझाया सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गेन बना। जैसे कि ब्रिक से वॉल बनी, वॉल से हाउस बना, सिंपल। अब यह स्टमक क्या है? एक ऑर्गेन है, मगर जब हम इस स्टमक के अंदर देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि ऑर्गेन तो है मगर इसके अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ है, उनका ग्रुप है डिफरेंट टिश्यूज़ का। क्योंकि स्टमक को काम करने के लिए आप खुद ही सोचो, हम जब हमारे स्टमक के बारे में सोचते हैं, एक ह्यूमन स्टमक के, तो हम उसी को एग्जांपल लेकर सोचते हैं। तो हमने ये सुना है, कोई उसे तेज़ाब बोलता है, कोई उसे एसिड बोलता है। हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड रिलीज़ होता है ना, होता है। तो ये एसिड क्यों रिलीज़ होता है? फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, और ये एसिड रिलीज़ करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। अब बात को समझने की कोशिश करो। हाँ ठीक है, अब आपने ये देखा है कि जब भी हमें बहुत भूख लगती है, या फिर जैसे कि मान लो नहीं, यही समझो, हमें बहुत भूख लगती है, तो हमें जब बहुत भूख लगती है तो हमें ऐसा फील होता है हमारे पेट में कोई चीज़ मूवमेंट कर रही है, तो हम उसको बोलते हैं चूहे कूद रहे हैं, है ना, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो ये चूहे तो नहीं कूदते हैं, ये कूदते हैं हमारे मसल, हमारे पेट में मसल होते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू, तो इसका मतलब मस्कुलर टिश्यू भी हमारे पेट में है ना। अब हमने ये फील किया है कभी कभी कि हमें बहुत भूख लगी होती है, या फिर हम खाना पक रहा होता है, उसका अच्छी खुशबू आती है और हमारे पेट में ना एसिड जैसा फील होता है, हम काफ़ी टाइम तक नहीं खाते। तो क्या होता है, मैं समझाती हूँ। जब हमारे नोज़ को स्मेल जाती है कि खाना बन गया है, तो हमारे स्टमक के अंदर है ना हाइड्रोक्लोराइड एसिड रिलीज़ होता है। ये एसिड रिलीज़ होता है कोऑर्डिनेशन की वजह से। कोऑर्डिनेशन इसलिए होता है क्योंकि नर्व्स प्रेजेंट है, इसका मतलब नर्वस टिश्यू प्रेजेंट है। मैं और समझाती हूँ, मुझे लगता है कुछ को नहीं समझा होगा, उनके लिए समझाते। देखो, हमारी बॉडी कोऑर्डिनेट करती है, हमारी बॉडी के अंदर नर्व्स प्रेजेंट है। उन्हीं नर्व्स की मदद से हमारी बॉडी, जैसे कि मैं अगर किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करूँगी तो नर्व्स एकदम से मेरे हैंड को रिफ्लेक्शन में लाएंगे, तो मैं उस गर्म चीज़ को छोड़ दूँगी। ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरे नर्व्स ने सेंस किया और मेरे ब्रेन को सिग्नल दिया कि गर्म चीज़ है और इसे पीछे ले लो, हाथ को पीछे ले लो। ऐसे ही जब फूड की स्मेल हमारी नोज़ में जा रही है, तो हमारे जो ब्रेन है वो हमारी नर्व्स को सिग्नल दे रहा है, स्टमक की नर्व्स को, कि तुम्हें ना एसिड सिक्रेट करो, फूड आने वाला है, पहले से प्रिपरेशन करो। तो उसके बाद फूड नहीं खाया, एसिडिटी हो जाती है। तो इससे हमें ये पता चलता है नर्वस टिश्यू भी है यार। अब देखो, अब हम बोलते हैं खाना हमने खा लिया, खाने के बाद खाना डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो ब्लड में जाता है, ब्लड में जाने के बाद
अब आप सोच रहे होंगे ब्लड में जाता है ना, सब हमने यही पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं हम इसकी गट की बात करते हैं, अतड़ी की बात करते हैं, क्योंकि छोटी आंत का काम है खाने को अब्सॉर्ब करना। तो खाना कहाँ अब्सॉर्ब होता होगा? खून में अब्सॉर्ब होता होगा। खून, इसका मतलब ये छोटी अतड़ी में कहीं ना कहीं नसें मौजूद है। The veins are present in small intestine. We can say this क्योंकि खाना खून में अब्जॉर्ब होता है, फिर हमें एनर्जी मिलती है। खून सब तरफ उस जो न्यूट्रिएंट्स है उसको ट्रांसफ़र करता है हर सेल को, ठीक है। खाना खून में अब्जॉर्ब होगा, इससे हमें पता चल रहा है कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट है, क्योंकि खून कनेक्टिव टिश्यू से बना है ना, कनेक्टिव टिश्यू में आता है ब्लड। तो इससे हमें पता चला यार ऑर्गेन तो एक मगर टिश्यू अनेक। आओ अब हम यहाँ समझते हैं। वर्क टुगेदर परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, काम एक कर रहे हैं, डिफरेंट टिश्यूज मिलकर स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं। उनका काम, उनका टारगेट एक ही है, मगर टिश्यू अलग अलग है ना। एपिथेलियल, मस्क्यूलर, नर्वस, कनेक्टिव, समझ रहे हो। टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रपोर्शन, उनका एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन है टिश्यूज का, और एक पैटर्न है। आओ हम उस पैटर्न को भी देखते हैं। टू परफॉर्म एक ऑर्गेन बनाने के लिए टिश्यू का एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन लगता है और पैटर्न लगता है। ये नहीं कि पूरा एपिथेलियल से बनेगा, अरे पूरा सिक्रीशन कब करना है और कितना करना है, इसके लिए नर्व्स की तो ज़रूरत है ना, नर्वस टिश्यू की, है ना। अब खाना डाइजेस्ट हो गया, उसको अब्सॉर्ब करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू की ज़रूरत है ना। चर्निंग करने के लिए, चूहे दौड़ाने के लिए पेट में मस्क्यूलर टिश्यू की ज़रूरत है। मसल्स हिलते हैं जब एसिड ज़्यादा हो जाता है, मतलब एसिड रिलीज़ होता है, तो मसल एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। तो खुशबू आ रही है खाने की, मम्मा ने बिरयानी बनाई जब, मगर जल्दी सर्व नहीं हो रही है, तो एसिड रिलीज़ हो गया। अब मसल्स एसिड की वजह से लाइक मूवमेंट कर रहे हैं, क्या बोलेंगे उसको, मतलब मचल रहे हैं, मतलब एक मूवमेंट दिखा रहे हैं। तो मूवमेंट की वजह से हमें ऐसा लगता है यार मेरे पेट में चूहे कूद रहे, नहीं चूहे नहीं, मसल मूवमेंट कर रहे। आ जाओ आगे देखते हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिया है इसका, हमारी गट का, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, गट, इंटेस्टाइन। इधर देख लो, मैंने काट के दिखाया ना, ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब हमने गट का ये सेक्शन कट किया। अब हम ये सेक्शन को, जैसे पाइप पकड़ के हम देख रहे हैं, पाइप पकड़ के जैसे हमने पाइप को कट कर लिया, अब पाइप को ऐसे पकड़ के देख रहे हैं, अच्छा ये पाइप के अंदर क्या है, तो पाइप के अंदर हमको क्या मिलेगा, पाइप के अंदर हमको क्या मिलेगा, पाइप के अंदर हमको मिलेगा एक लूमेन। लूमेन को बोलते हैं, जैसे पाइप के अंदर जो खड्डा होता है, पाइप के अंदर जो स्पेस है, आओ मैं इधर दिखाती हूँ। ये पाइप है, इसके अंदर जो स्पेस है इसको बोलते हैं लूमेन। अंदर जो आपको खड्डा दिख रहा है, ऐसे ही कुछ इसी टाइप में, इसी तरीके से अपना है ना स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या करते हैं, हम एक सेक्शन कट कर लेते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तो एक ऑर्गेन है ना, ऑर्गेन सिस्टम का, डाइजेस्टिव और ऑर्गेन सिस्टम का स्मॉल इंटेस्टाइन ऑर्गेन है। तो हमने इसको कट करे। अब कट करके ना हम इसको ऐसे स्टडी करते हैं इस तरीके से। तो ये जो स्पेस दिख रहा है ना, ये जो खड्डा सा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं लूमेन। क्या बोलते हैं, लूमेन बोलते हैं इसको। इसमें देख सकते हो तुम लूमेन। आओ यहाँ भी लिखा हुआ है, आई होप इट्स लाइक विजिबल टू यू। हाँ, लाइन्स लूमेन, हाँ, मुकोसा। तो ये मुकोसा है ना, एक एपिथेलियल से बना हुआ टिश्यू है। ये जो मुकोसा है ना, ये हमारे लूमेन को लाइन करता है। किसको लाइन करता है, लूमेन को लाइन करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, सब मुकोसा। अब हम बाहर से हमने देखा,
अंदर से हमने देखा, अंदर से हमने देखा कि मुकोसा प्रेजेंट है, मुकोसा लाइन कर रहा है, इसका मतलब मुकोसा अंदर है, उसके ऊपर जो है वो सब मुकोसा प्रेजेंट है जो कनेक्टिव टिश्यू से बना है, मतलब उसमें नसें होंगी, खून बह रहा होगा, उन नसों में नसें होंगी। हाँ, उसके बाद फिर नर्वस टिश्यू प्रेजेंट है, मतलब नसें, ये नर्व्स होंगी, क्या होंगी, नर्व्स होंगी, नर्व्स। आई होप अब क्लियर दिख रहा होगा, नर्व्स होंगी। लिटिल बिट प्रॉब्लम इन दिस स्टैंड। हाँ हाँ, नर्वस टिश्यू रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर मस्कुलरिस रहेगा, मसल रहेगा, तभी तो चूहे कूदते हैं हमारे पेट में, मसल के बिना कैसे मूवमेंट पॉसिबल है ना, मसल रहेगा। फिर सबसे बाहर भी एपिथेलियम रहेगी, इसलिए हम बोलते हैं ना, अब एपिथेलियम कवरिंग भी करती है, एपिथेलियम लाइनिंग भी करती है। तो हम एपिथेलियम के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना, तो लाइक आपको प्यार हो जाएगा, एपिथेलियम इतने अच्छे अच्छे काम करती है हमारी बॉडी में। हाँ, तो देखो, तो एपिथेलियम इज़ लाइक वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, ये नीट का भी बहुत फेवरेट टॉपिक है, तो इस पर भी थोड़ा सा आप ध्यान दें। और नीट को इससे बहुत प्यार है एपिथेलियल टिश्यूज है, सो आप भी इसको बहुत प्यार से पढ़ें और समझें। आई होप आपको ये समझ गया होगा। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मस्कुलरिस, इसमें सर्क्यूलर, हाँ मैं इतना समझा देती हूँ। मस्कुलरिस सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडनल मसल्स जो पेरिस्टल्सिस मूवमेंट कराते हैं, मतलब देखो मैं समझाती हूँ क्या होता है। अब हमारे मान लो फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे ना खाना है, तो खाने को आगे भी तो जाना होगा ना, खाना है उसको आगे भी जाना होगा, तो इसमें हमारे मसल्स हेल्प करते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मसल होते हैं ना, वो कौन से पेरिस्टल्सिस मूवमेंट कराते हैं, मतलब वो ऐसे से मूवमेंट कराते हैं। हमारे खुद स्मॉल इंटेस्टाइन में ये मूवमेंट होता है, ऐसे 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 ऐसे, दिस लाइक दिस, कि मतलब खाने को आगे सरकाते, ऐसे ऐसे मूवमेंट कराकर। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये मूवमेंट करेगा, कभी यहाँ खाना आएगा, मतलब मोटा होगा, फिर आगे सरकेगा खाना, फिर ऐसे ऐसे, जैसे किसी पतली सी गली में किसी चीज़ को रखकर धक्का दे रहे, मूवमेंट करा रहे, ठीक है। तो इसमें ना मस्कुलरिस में दो टाइप के मसल्स है, एक सर्कुलर है और एक लॉन्जिट्यूडनल है। सर्कुलर मतलब ऐसे गोल 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 गोल, ऐसे इस टाइप में मसल्स प्रेजेंट है। और लॉन्जिट्यूडनल मतलब ऐसे पूरे इसमें मतलब ये देखो, मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो लॉन्जिट्यूडनल मसल है ना, इसमें ऐसे ही अरेंज रहेंगे, इस तरीके से जाएंगे, मतलब लॉन्जिट्यूडनली अरेंज रहेंगे। और सर्कुलर मसल है ना, गोल 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 इस तरीके से अरेंज रहेंगे। आई होप आपको समझा। नर्वस टिश्यू क्यों रहेगा, कंट्रोल्स मसल मूवमेंट एंड सिक्रीशन, मैंने बताया ना नर्वस टिश्यू सिक्रीशन कराता है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड का खुशबू आती है और फिर हाइड्रोक्लोराइड सिक्रेट होता है उसके, फिर मूवमेंट, मतलब ये नर्वस टिश्यू का भी रोल है, यही करवाता है मूवमेंट, मसल को सिग्नल देता है, मस्कुलर टिश्यू को सिग्नल देता है कि यार मूवमेंट करो, ताकि जो फूड है वो अब अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया है, वो एक्सक्रीट हो जाए, या फिर अच्छे से फूड एंजाइम्स के साथ स्टमक में मिल गया है, अब वो डिडोनम में पहुंच जाए ताकि अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। नेक्स्ट है सिरोसा। सिरोसा आउटर कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, एपिथेलियल से बनी है, हमने पढ़ा था कि ये एपिथेलियल से एपिथेलियल प्रोटेक्शन का भी काम करता है। हम एपिथेलियम में सब फिर से पढ़ने वाला है, तो ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं, बार बार रिपीट होने वाला है, बस एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, विच इज़ द फेवरेट टॉपिक ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड प्लस नीट ऑल्सो। सो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन in comment. Okay, how many tissues can you count in this one organ? एक ऑर्गन में तुम कितने टाइप के टिश्यू काउंट कर पा रहे हो, उसको काउंट करके मुझे आंसर बताओ, देखते हैं कौन सही आंसर देता है। ओके गाइस लेट्स मूव। आई होप आपको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लियर हो गया और सब कुछ ठीक से दिखा हो। ओके, आई होप सो। ओके, so let's move to next.
सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट कर लिया है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट कर लिया है, ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट कर लिया है। बस ऑर्गन सिस्टम इतना छोटा सा है ये, इसको कंप्लीट कर फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर जो है हमारा एपिथेलियल। ओके, सो जिसने भी अभी तक ये पूरा वीडियो देखा है, आई गारंटी अभी तो आपको बहुत हेल्प करेगा इसमें, मगर आगे जो आपको हेल्प मिलने वाली है ना, वो तो लाइक बहुत हेल्प मिलेगी और आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा और नीट की प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आओ चलो जल्दी से करते हैं ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन ये, कैन वन ऑर्गेन कीप एनिमल अलाइव? आइए देखते हैं। क्या एक ऑर्गेन, मान लो ये एक ऑर्गेन है, स्टमक मान लो फॉर एग्जांपल, क्या ये स्टमक हमको जिंदा रख सकता है? स्टमक का काम क्या है? मान लो ये पार्ट ले रहा है, मान लो क्या ये पार्ट लेता है डाइजेशन में, पार्ट लेता है ये डाइजेशन में। अभी डाइजेशन में पार्ट लेता है, इससे रेस्पिरेशन करा सकते हो? इसे मूवमेंट करा सकते हो कि तू ऐसा कुछ कर कि तू हमारी पूरी बॉडी को चला दे? नहीं ना, इम्पॉसिबल है ना, बात ही कुछ फनी सी लग रही है, यही बात है। इसका आंसर आता है क्वेश्चन का नो, इसका आंसर आता है नो। वन सिंगल ऑर्गेन, एक ही ऑर्गेन गुड एट ओनली, हो सकता है वो एक ही काम के लिए अच्छा हो, कोई भी एक काम के लिए जो उसकी जॉब है, मगर वो दूसरा काम नहीं कर सकता। लेट्स सी द आंसर। हाँ, मैं सिंपल वर्ड्स में लिखती हूँ। अरे नोट्स देखकर घबराना नहीं, सब कुछ समझेगा, सबको समझता है। कहीं घबरा जाओ यार इतना नोट्स बहुत जंबल हो रहा है, नहीं नहीं, सबको समझेगा और सबको समझता है। आओ देखो, नो वन सिंगल ऑर्गेन इज एजुअली गुड एट वन जॉब, मतलब एक सिंगल ऑर्गेन एक जॉब के लिए अच्छा हो सकता है। सिंगल ऑर्गेन गुड एट ओनली वन जॉब। हाँ, जैसे कि स्टमक कांट ब्रीथ, स्टमक सांस ले सकता है क्या? स्टमक से ब्रीदिंग करा सकते हो? नहीं करा सकते हो। लंग से डाइजेशन करा सकते हो? नहीं करा सकते हो। किडनी से मूवमेंट करा सकते हो? नहीं करा सकते हो। मसल से फिल्ट्रेशन करा सकते हो? यूरिन फॉर्मेशन करा सकते हो? एक्सक्रीशन करा सकते हो? नहीं करा सकते हो। जिसका काम उसी को साझे, जिसका काम जो है वो उसमें ही माहिर होता है, बेस्ट होता है। और हम ऐसा नहीं करा सकते कि ऑर्गेन ही पूरा सबका काम करके ज़िंदा रखे, ये इम्पॉसिबल है। सेल से मिलकर बने टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बना ऑर्गेन, ऑर्गेन से मिलकर बना ऑर्गेन सिस्टम। सो सेल से मिलकर टिश्यू बना, टिश्यू से मिलकर बना ऑर्गेन, ऑर्गेन से मिलकर बना ऑर्गेन सिस्टम। क्या है पता है? इवोल्यूशन है ना, ये कहानी है। बिना इवोल्यूशन की दुनिया चल ही नहीं सकती। पहले आया बटन मोबाइल, फिर इंजीनियर्स को लगा नहीं यार, फिर आया स्क्रीन टच मोबाइल, फिर आईफोन, मतलब आगे देखना क्या क्या आएगा, बहुत कुछ आएगा। तो ऐसे इवोल्यूशन हुआ। सेल से आया टिश्यू, टिश्यू से आया ऑर्गेन, ऑर्गेन से आया ऑर्गेन सिस्टम। जब एक ऑर्गेन एक इंसान को या एक एनिमल को जिंदा नहीं रख सकता, तो एक से ज़्यादा ऑर्गेन की मदद लगेगी, है ना? तो एक से ज़्यादा ऑर्गेन की मदद लगेगी, तो ऐसा किसी ऑर्गेन की मदद थोड़ी लगेगी कि ये डाइजेशन कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा एक ऑर्गेन है डाइजेशन, और ये स्टमक, और स्टमक के साथ में जोड़ दूँ हार्ट।
स्टमक के साथ मैं हाथ जोड़ दूँ 4 चेम्बर वाला, क्या तुम्हें लगता है ये ऑर्गेन सिस्टम है? क्या हम इसे बोल सकते हैं एक से ज़्यादा ऑर्गेन है और ये ऑर्गेन सिस्टम है? हम ऐसा नहीं बोल सकते। हम ऐसा इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये फिज़िकली इंटरेक्ट नहीं है। मतलब फिज़िकली इसका जो फंक्शन है इसका वो फंक्शन नहीं है। कैसे? इसका फंक्शन है फूड को डाइजेस्ट कराना, इसका फंक्शन है ब्लड को पंप कराना। ये दोनों ऑर्गेन्स तो है मगर ये ऑर्गेन सिस्टम में नहीं आते हैं। इसी जगह पर हमारा जो माउथ है, ये आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्योंकि माउथ, देखो इधर मैं समझाती हूँ क्रिस्टल क्लियर तरीके से। आओ, डाइजेस्टिव सिस्टम का टारगेट है फूड को डाइजेस्ट कराना, खाने को डाइजेस्ट कराना, उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में रखना डाइजेस्टिव सिस्टम का टारगेट है। इतना मानते हो ना, है ना? अब खुद ही सोचो कि हमारा जो माउथ है वो फूड को छोटे छोटे टुकड़े करता है ना, फूड के खाने को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ता है। हमने इतना बाइट खाया और हम माउथ में उसको इतना कराते। तो ये क्यों कर रहा है हमारा माउथ? ताकि डाइजेस्ट होने में खाना इजी रहे। और हमारे मुंह के अंदर एंजाइम्स होते हैं जिसका नाम है अमाइलेज। वो एंजाइम भी डाइजेशन में हेल्प कराते हैं। 30% स्टार्च, मान लो एक रोटी हमने खाई तो रोटी में मान लो 100% स्टार्च था, तो 30% उसके अंदर का स्टार्च हमारे मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है, 70% स्टमक में। तो ऐसे ही है कि जो ऑर्गेन्स के बीच में फिज़िकल इंट्रैक्शन है, मतलब ये इसका काम चबाना है और यहाँ भी जाकर इसका ये रोटी हमारे मुंह में छोटी होगी और स्टमक में जाकर और छोटी होगी। यहाँ हम दांतों का इस्तेमाल करके छोटी करेंगे और जो हमारे सलाइवा, हमारे थूक में जो एंजाइम्स है वो जिस हद तक डाइजेस्ट कर सकते हैं उस हद तक कर देंगे। बाकी हमारे स्टमक के अंदर एंजाइम्स है, वो एसिड है, वो दोनों मिलकर काम करेंगे और उसी रोटी को और ऐसा बना देंगे कि इजीली अब्जॉर्ब हो जाए वो हमारे ब्लड के अंदर। तो इन माउथ और इसका जो है फंक्शन वो हमें सिमिलर लग रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि फिज़िकली इंटरेक्टेड है। केमिकली कैसे इंटरेक्टेड है? इसमें भी एंजाइम्स के हेल्प से ये सिक्रीशन करा रहा है, इसमें भी ये भी एंजाइम्स के हेल्प से सिक्रीशन करा रहा है। तो ये केमिकली भी इनका इंट्रैक्शन है, मगर इन दोनों का फिजिकली कोई इंट्रैक्शन है। हार्ट पंप करा रहा है ब्लड और ये चर्निंग कर रहा है, मान लो मसल मूवमेंट कर रहा है ताकि फूड अच्छे से उसकी स्लरी बन जाए। इन दोनों का कोई इंट्रैक्शन लग रहा है? नहीं लग रहा है। इनका ना फिजिकल इंट्रैक्शन लग रहा है ना केमिकल इंट्रैक्शन लग रहा है। तो कभी भी कोई ऐसे मिले दो ऑर्गेन या दो से ज़्यादा ऑर्गेन मिलकर ऑर्गेन सिस्टम बनाते, तो उसको बोलना अरे भाई बात तो तुम सही बोल रहे हो मगर इसमें गलती ये कर रहे हो कि तुम्हें ये बोलना चाहिए 2 or more organs make organ system which have फिजिकल एंड केमिकल इंट्रैक्शन। समझ गए? आई होप समझ गए। फिजिकल केमिकल इंट्रैक्शन रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं अपना 100% देकर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर नहीं समझ रहा है फिर भी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और समझ रहा है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं आई अंडरस्टैंड। बाकी कुछ इतना नहीं, बस इतना ही बोल दीजिए आई अंडरस्टैंड। हाँ, ऑर्गेन सिस्टम से मिलकर बना ऑर्गेनिज्म। 2 और मोर ऑर्गेन्स परफॉर्म कॉमन फंक्शन। एक ही फंक्शन कर रहे, मतलब परफॉर्म कॉमन फंक्शन जब करते, परफॉर्म कॉमन फंक्शन फिजिकल केमिकल
इंट्रैक्शन होना चाहिए उनके फंक्शन में, है ना। फिजिकल केमिकल इंट्रैक्शन है और ऑर्गेन्स है वो, और एक ही फंक्शन कर रहे, डाइजेशन ही कर रहे, नहीं तो रेस्पिरेशन ही कर रहे, नहीं तो मूवमेंट ही कर रहे, तो हम उसको बोलेंगे कि ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहे हैं। ओके, अब बताओ मेजर ऑर्गेन सिस्टम इन एनिमल्स। मेजर ऑर्गेन सिस्टम इन एनिमल्स, मेजर ऑर्गेन सिस्टम वही होगा ना जो एनिमल्स को ज़िंदा रख पाएगा। देखो, मानो डाइजेशन हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमारे सेल्स को एनर्जी मिलती है और इसी से मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस भी चलता है। तो बिना मेटाबॉलिज्म के हम मर जाएंगे, तो डाइजेशन ज़रूरी है ना। ऑक्सीजन के बिना जी सकते हैं क्या? नहीं जी सकते, तो ये भी ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम के बिना जी सकते हैं क्या? नहीं जी सकते हैं ना, तो नर्वस सिस्टम भी ज़रूरी है। और कौन सा? सर्कुलेटरी, खून नहीं बहेगा तो रगों में खून का बहना ज़रूरी है, तो बिना खून बहे जी सकते हैं क्या? नहीं जी सकते। फिर एक्सक्रीटरी, अब फूड खाया है तो अंदर पॉइजन बन जाएगा ना अगर वो एक्सक्रीट नहीं होगा। तो ये कुछ 5 मेजर ये वाले सिस्टम हैं, ऑर्गेन सिस्टम, मेजर ऑर्गेन सिस्टम है जिनके बिना इंसान नहीं ज़िंदा रह सकता, उनको हम बोलते हैं मेजर ऑर्गेन सिस्टम। इसमें हमने रिप्रोडक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि बिना रिप्रोडक्शन के हम जी सकते हैं ना। कितने लोग ऐसे जो लाइव है, ज़िंदा है और रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। कितनी जानदार चीज़ें ऐसी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे जो स्टेराइल है ना। आ जाओ, हाँ, तो आप समझ गए होंगे इसका कॉन्सेप्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। आई होप आप समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं मेन फंक्शन। हमारी बॉडी का जो मेन फंक्शन है एक ऑर्गेनिज्म की, वो क्या है? वो ये है डाइजेशन और अब्सॉर्प्शन मेन फंक्शन है। हो सकता है आपको क्वेश्चन आए, हो सकता है 12th में पूछा जाए, नीट में पूछा जाए, 11th में पूछा जाए, जिस भी क्लास में आप हो एक ना एक बार ये वाला क्वेश्चन आता है। टेल मी द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कौन सा वाला? ऑर्गेन सिस्टम लेवल वाला मेन फंक्शन। ओके, तो हम बोलेंगे डाइजेशन। डाइजेशन अगर नहीं होगा, फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, फूड अब्सॉर्ब नहीं होगा, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? खाना खाने ज़रूरी है एनर्जी के लिए। एनर्जी के बिना ना हम काम कर सकते, ना हम पढ़ाई कर सकते, ना हम वीडियो बना सकते, ना हम नीट दे सकते। तो मेन फंक्शन कौन हुआ? बेसिकली मेन फंक्शन जो है वो डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रही हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए और आई बिलीव कि आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन है, व्हाट इफ़ रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टॉप वर्किंग? अगर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करना छोड़ दिया या काम करना रोक दिया तो क्या होगा? बताइए। देखिए, कवर हो चुका है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू अस, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कवर हो चुका है। अब हम चलते हैं एपिथेलियम की तरफ और आपसे करते हैं रिक्वेस्ट कि आप कर दीजिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपकी नीट की प्रिपरेशन में, बिकॉज ये चैनल नीट के हर चैप्टर का डिटेल वीडियो देगा, वन शॉट वीडियो देगा। आने वाले टाइम में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। कम्युनिटी टैब रोज़ आपको MCQ देगा, MCQ के क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देगा, उसी क्वेश्चन पे एक वन शॉट देगा, एक छोटा वन शॉट बोलिए, शॉर्ट्स देगा। और यही चैनल की प्लेलिस्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एनिमल
टिश्यू की एपिथेलियल प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में सारे शॉर्ट्स मिलेंगे जो एपिथेलियल टिश्यू से रिलेटेड है। शॉर्ट्स देखते देखते रिवीजन हो जाएगा, शॉर्ट्स देखते देखते अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, शॉर्ट्स देखते देखते हेल्प हो जाएगी। और उसमें MCQs भी है और आप कमेंट बॉक्स चेक करेंगे तो मैक्सिमम कमेंट बॉक्स में मैंने एक MCQ पिन करके रखा है, तो आप जाके सॉल्व कर लीजिए और बिना घबराए बिना हिचकिचाए पढ़िए और घबराइए मत, बस पढ़िए। ऐसा मत सोचिए कि नहीं होगा सिलेक्शन, ज़रूर होगा सिलेक्शन। आप रिलैक्स लीजिए, आप मेहनत करना सीख लीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। मेहनती लोगों में आपका सिलेक्शन होगा एक अलग लोगों में। जो इंसान मेहनत करता है ज़रूरी नहीं कि वो डॉक्टर ही बने, डॉक्टर बने तो बहुत अच्छी बात, अगर वो नहीं बना तो एक मेहनती इंसान बहुत कुछ बन जाता है, अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बनता है। तो आप अगर रोज़ वीडियोस देख रहे हैं, मेरे ही नहीं किसी भी टीचर के, रोज़ आप अगर रिवीजन कर रहे हैं, आप सीख गए कि मेहनत कैसी होती है, आपको मेहनत करने में मज़ा आ रहा है, तो आप घबराइए नहीं, आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, आपका फ्यूचर ब्राइट है और आप खुश रहिए बस। आइए चलिए हम पढ़ते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। अभी तक हमने सेल के बारे में देख लिया, टिश्यू देख लिया, ऑर्गेन देख लिया, ऑर्गेन सिस्टम देख लिया। अब आप सोच रहे होंगे डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर मैं बताती हूँ आपको डिवीजन ऑफ लेबर क्या है। और आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं पता है तो देखिए। पहले एक सेल काम कर रहा था, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, लाइक डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक सेल काम कर रहा था। अब आपको ऐसा नहीं लगता इस सेल पे बहुत लोड पड़ रहा है, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा? ऐसा लगता है आपको? इतना लोड डालोगे, मान लो फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं, है ना? अब आप स्टूडेंट हैं, आपको हम बोले कि एक काम करो, तुम खुद ही, मतलब पूरी सोसाइटी मिलकर ये डिसाइड करे कि एक बच्चा अगर पढ़ना चाहेगा, एक स्टूडेंट बनेगा, तो वो खुद ही पढ़ेगा, वो खुद ही नोट्स बनाएगा, है ना? वो खुद ही क्लास लेगा, खुद ही एग्ज़ाम देगा, खुद ही एग्ज़ाम चेक करेगा, मतलब सारा काम खुद ही कर रहा है। स्कूल भी खुद साफ़ करेगा, स्कूल का मेंटेनेंस भी खुद, हर उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्टूडेंट पे डाल दी। क्या वो स्टूडेंट सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, वो स्टूडेंट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ऐसे ही ये सेल सर्वाइव नहीं कर पाया, तो सेल ने इवोल्यूशन मांगा, सेल को मिले इवोल्यूशन में, सेल को इवोल्यूशन के रूप, सेल ने जब इवोल्यूशन मांगा तो सेल को इवोल्यूशन के रूप में दिया गया टिश्यू, है ना? काम आसान हो गया सेल का। पहले एक करता था, अब कुछ टिश्यूज़ काम करने लगे। मान लो ये डाइजेशन, फिर कोई रेस्पिरेशन, ये सब करके सेलुलर एग्रीगेशन, मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल करने लगे काम। तो एक ग्रुप सेल का डाइजेशन कर रहा है, फिर ऐसे ही एक और ग्रुप होता है टिश्यू में, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक ग्रुप कर रहा है रिप्रोडक्शन, एक ग्रुप कर रहा है प्रोटेक्शन, एक ग्रुप कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे करके, है ना? मगर फिर और इवोल्यूशन हुआ, टिश्यूज़ भी काम करके थक गए, उन्होंने बोला यार और रिवोल्यूशन और कुछ बेटर कर सकते हो तो करो। तो फिर आया ऑर्गेन, लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी एक रैंडम ऑर्गेन ले लेते हैं, वो ऑर्गेन आ गया, है ना? फिर एक ऑर्गेन दिखा, फिर इस ऑर्गेन से काम लिया गया, फिर उसके बाद जब एक कॉम्प्लेक्स बॉडी बनाने के लिए आ गया ऑर्गेन सिस्टम। लाइक फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेना चाहें तो डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप इस बात से ये समझिए कि काम बढ़ा, पहले एक काम था, है ना? एक काम था तो इस सेल को एक काम दिया हमने, इतना सारा काम दिया एक सेल को, हाँ? तो आपको नहीं लगता ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से ये सेल का साइज़ छोटा रह गया, साइज़ स्मॉल रह गया, है ना? अब इसको इतना, तो इसकी जो काम की क्वालिटी है कि इतना अच्छे से डाइजेशन कर पाएगा ये एक सेल, जितने अच्छे से ये एक ऑर्गेन सिस्टम डाइजेस्ट कर सकता है फूड को, नहीं कर पाएगा ना।
सो इसकी काम की एफिशिएंसी लो हो गई। एक काम की बोलते हैं ना क्वालिटी, गिरी हुई क्वालिटी का काम हुआ उससे, एकदम लो क्वालिटी का, क्योंकि इतना काम दोगे तो कैसे कर पाएंगे। फिर मान लो एक औरत, एक लेडीज़ को ही पूरा काम दे दिया, घर का झाड़ू भी, बर्तन भी, कपड़े भी, पखाना भी करना है, ये भी साफ़ वो भी साफ़, तो वो फिर जल्दबाजी में करेगी, है ना। और स्लो चाहे कितनी जल्दीबाजी में क्यों ना करो, स्लो काम करे, स्लो काम माना जाएगा एक ग्रुप के मुकाबले, एक पूरी फैमिली मिलकर एक साफ़ सफाई करे उसके मुकाबले। और है ना गंदा काम होगा उससे, क्योंकि एक पे इतना सारा लोड है। तो आप समझ गए होंगे। पहले एक सेल, फिर देखो ना डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होता है। अब हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में एक डाइजेशन का सिस्टम है। हमारी से आप डिवीजन ऑफ लेबर अच्छे से समझ पाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होता है मैं बताती हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, फूड का डाइजेशन कराना, मतलब उसको छोटे छोटे इतने पीसीस में तोड़ देना कि आसानी से अब्जॉर्प्शन हो। और दूसरा काम क्या है, अब्जॉर्प्शन कराना, फूड का डाइजेशन और फूड का अब्जॉर्प्शन। ओके, ठीक है। अब ये एक जिम्मेदारी एक पूरी टीम को दे दी। अब क्या होगा, वो टीम में वो टीम आगे काम बांटेगी। अब वो टीम काम आगे कैसे बांटेगी, देखो। अब वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेन्स को दे देगी काम, जैसे कि माउथ को बोलेगी कि एक काम कर, जैसे हमारा मुंह, तुम है ना फूड को छोटे छोटे पीसेस करोगे, बाइट करके, हम बाइट करते हैं ना फूड को, है ना। तो इतनी बड़ी मान लो हमने एक बाइट ली, अब उसको हमारा माउथ है ना इतने छोटे 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 पीसेस में तोड़ देगा। फिर दूसरा काम ईसोफेगस को दे देगी कि तुम है ना फूड को स्टमक तक पहुंचाओगे। कहाँ तक पहुंचाओगे, फूड को पेट तक पहुंचाओगे, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट करके, सरका कर मसल्स की हेल्प से। फिर स्टमक को बोल देगी कि तुम है ना एसिड सिक्रेट करोगे, हाइड्रोक्लोराइड, तुम एंजाइम से सिक्रेट करोगे। ओके, फिर आगे फर्दर और ज़्यादा मतलब और अच्छे से डाइजेशन होगा, फूड स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो गए। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एक और काम दे देगी, करेगी, मतलब वो अब्सॉर्प्शन करेगी और डाइजेस्ट करेगी, और मतलब और उसमें एसिड, आप आगे जाके डाइजेस्टिव वाले में पढ़ोगे, और एसिड सिक्रेशन होगा। और उसके बाद फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में आके फूड का अब्सॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो, है ना। देखिए कुछ तो डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है, मतलब काम बट रहा है। ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से काम बट रहा है ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसको डिवाइड मतलब यहाँ तक पहुँचा रहा है, ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक। ठीक है, अब ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा। फॉर एग्जांपल मानो हम इसको ले लेते हैं, स्टमक ले लो। स्टमक ऑर्गेन है, स्टमक के पास डिफरेंट टिश्यूज़ है। मैंने लास्ट में पीछे बताया कि डिफरेंट टिश्यूज़ से स्टमक बनता है। कौन, स्टमक। तो यहाँ पर ध्यान दो ज़रा, है ना, डिफरेंट टिश्यूज से बनता है। तो इसके डिफरेंट टिश्यूज डिफरेंट काम करेंगे। तो स्टमक का काम अगर था कि वो एक स्लरी बनाएगा, वो एक पतली सी स्लरी बनाएगा जो हमने फूड खाया है ताकि इजीली अब्जॉर्प्शन हो। तो स्टमक के अलग अलग सेल अलग अलग काम करें, अलग अलग टिश्यू अलग अलग काम करेंगे। कुछ उसमें एसिड डालेंगे, कुछ स्टमक में मूवमेंट पैदा करेंगे, कुछ ब्रेन को जाके सिग्नल देंगे कि हाँ अब स्टमक में ये वाला उसका काम हो गया, अब ड्यूडेनम में आने वाला है, जो फूड है वो ड्यूडेनम में आने वाला है। तो ड्यूडेनम में एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाओ, ड्यूडेनम के एंजाइम्स तैयार रखो। तो कुछ ऐसे नर्वस टिश्यू भी प्रेजेंट रहेंगे। तो आपने देखा कि अल्टीमेटली ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से
काम पहुँचा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक, फिर वहाँ से डिफरेंट टिश्यूज़। क्या मतलब है? मतलब कि अब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से काम पहुँच रहा है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर, काम बढ़ रहा है ताकि वक्त बचे, अच्छे से काम हो और साइज़ जो है ऑर्गेन का अच्छा रहे, मतलब ऑर्गेनिज्म का साइज़ सही रहे, इतना भी छोटा नहीं हो कि दिखाई नहीं दे। तो इसके लिए एक अच्छा कॉम्प्लेक्स बॉडी अच्छे से वर्क कर पाए, इसके लिए सिस्टम काम आपस में बांट रहे। अब टिश्यू से काम कहाँ जाएगा? उन सेल्स के पास जाएगा। अच्छा तुम एसिड बनाते हो, अच्छा HCl बनाते हो, ये वाले सेल। टिश्यूज़ ने अपना काम बांटा एंजाइम सिक्रेट करने वाले सेल्स को, एसिड सिक्रेट करने वाले सेल्स को, फिर नर्व सेल्स को बांटा और मसल सेल्स को बांटा, मसल्स क्योंकि मूवमेंट भी होता है स्टमक में, है ना। फिर प्रोटेक्टिव सेल्स को, एपिथेलियल सेल्स को बांटा, प्रोटेक्शन का काम करना तुम, है ना। फिर फूड का एब्जॉर्प्शन करने के लिए ब्लड सेल्स को काम दिया, क्योंकि ब्लड से ही तो फूड का न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है ना। ब्लड सेल्स को काम दिया, मतलब कि वेसल्स वगैरह को। तो आपने देखा डिवीजन ऑफ लेबर से कितने बेनिफिट्स हुए। एक तो हमारा जो है साइज़ वो ठीक ठाक है ऑर्गेनिज्म का, दूसरा जो काम की एफिशिएंसी है वो हाई हो गई और हमारा टाइम बचने लगा। तो ज़्यादा स्लो काम नहीं हुआ, फास्ट काम हुआ। इसी को बहुत सिंपली तरीके से नोट से समझते हैं। एब्सेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, अगर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, एक ही सेल पे सारा काम डाल देते तो क्या क्या हो सकता था? क्या हो सकता था? सोचो ना, जो मैंने बताया वो हो सकता था। साइज़ छोटा रह जाता था ऑर्गेनिज्म का साइज़ रह जाता था छोटा सा, मतलब अब ये दिखने में भी अलग ही लगता था कि यार दिख भी नहीं रहा है, इतना छोटा है। और साइज़ बढ़ता भी कैसे? क्योंकि इसकी एफिशिएंसी, क्वालिटी काम की बहुत कम है ना। और क्वालिटी, जब काम अच्छा नहीं हो रहा है, रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, तो साइज़ कैसे बढ़ेगा? साइज़ भी तो उधर ही बढ़ेगा ना जहाँ रिज़ल्ट अच्छा मिल रहा है। ओके, इसीलिए इवोल्यूशन ने बोला कि अब देखो ये जो है एक सेल से काम नहीं हो रहा है, जैसे कि एक फैक्ट्री के मालिक जो है उसी पे सारा काम डाल देंगे तो यार बर्बाद हो जाएगी ना, फैक्ट्री बनेगी नहीं। तो फैक्ट्री में काम कैसे होता है? डिवाइड होता है, वर्कर्स काम करते हैं, फिर डिपार्टमेंट्स होती है, असेंबली लाइन होती है, तब जाके एक प्रोडक्ट रेडी होता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में एक लाइफ कैसे चलती है? सेल्स, ऑर्गन सिस्टम से काम जाता है, ऑर्गन्स से जाता है टिश्यू के अंदर के सेल्स तक काम पहुंचता है, तब जाके लाइफ चलती है। तो आप, आई होप आप ये समझ गए होंगे। और इसके फ़ायदे क्या है? जैसे मैंने बताया, अब देखो, अब काम करने वाले लोग बढ़ गए और काम डिवाइड होने लगा, काम बंधने लगा, काम बटने लगा, तो इंक्रीज़ हो जाएगी एफिशिएंसी, क्वालिटी का काम होगा, काम की क्वालिटी बढ़ जाएगी, एनर्जी सेव होगी, ज़्यादा एनर्जी नहीं लगी, फास्टर लाइफ का प्रोसेस फास्टर होगा। सपोर्ट कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर, है ना, हम कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की बॉडी का स्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगा। अगर हमारे अंदर एक सेल प्रेजेंट होता तो एक सेल हमारे इतने सारे फंक्शन कर पाता? इम्पॉसिबल, नहीं कर पाता। और इंश्योरेंस सर्वाइवल, और हम सर्वाइव कर पाएंगे हम जैसे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, क्योंकि एक सेल पे इतना सारा काम डाल दोगे तो वो ऑर्गेनिज्म का कल्याण हो गया, वो ख़त्म हो जाएगा। तो एक सेल पे काम नहीं डालते हुए इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन से सेल से टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। और खुशी की बात ये है कि हमारा बेस बन चुका है इस चैप्टर का। सो गाइस, आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अब कुछ इतना नहीं बचा है, अब बस इतना बचा है, हमें ना ये स्टार्ट करना है। मैं बता देती हूँ, हमें एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन स्टार्ट करना है। तो इसके लिए गाइस, ये अच्छे से नोट समझने के लिए और बहुत नोट समझने के लिए, एपिथेलियल टिश्यू को डिटेल में समझने के लिए, ताकि नीट में 11th में 12th में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो स्पेशली मुझसे पढ़ा हुआ स्टूडेंट, उससे गलती नहीं होगी, उसकी गारंटी मैं देती हूँ। ठीक है, इसके लिए हम है ना पार्ट 2 में जाएंगे। आप हमारी प्लेलिस्ट के पार्ट 2 में जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो हो चुका है काफ़ी लंबा, सो इधर कंटिन्यू करना सही नहीं रहेगा। तो आप पार्ट 2 में जाना इसके,
आप मेरे चैनल पे जाना, मेरे चैनल से आप एनिमल टिश्यू की प्लेलिस्ट पे जाना, वहाँ पर आपको पार्ट 2 मिलेगा। एपिथेलियल पार्ट 1 ये बन चुका है जिसमें हमने बेस बनाया। अब हम पार्ट 2 में एपिथेलियल के बारे में पढ़ने वाले। एपिथेलियल के टाइप्स पढ़ेंगे, एपिथेलियल का ओरिजिन देखेंगे, ओरिजिन कहाँ से है, और फिर उसके बाद आगे आगे उसका मॉडिफिकेशन देखेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम देखेंगे और इंटरसेलुलर जंक्शंस देखेंगे। मतलब ये वीडियोस आप सोच रहे होंगे इतना लंबा क्यों हो रहा है या फिर इतने डिटेल में क्यों, क्योंकि ये है ही डिटेल वीडियो। आपको है ना, अगर आपने कभी पढ़ा नहीं होगा ना नीट, तो नीट शुरू करने से पहले डर नहीं लगेगा, ठीक है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम देखेंगे पार्ट 2 में। तो एपिथेलियल का पार्ट 1 बनेगा, पार्ट 2 बनेगा, पार्ट 3 भी बनेगा, और आई होप सो कि पार्ट 4 बने या नहीं बने। आई होप कि बन सकता है, बट मे बी बनेगा, मे बी नहीं बनेगा। सो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक देखा और सपोर्ट किया, और बहुत अच्छी बात है, आपने पूरा वीडियो कंप्लीट कर लिया, आपका बेस बन चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे लेक्चर में। हम एपिथेलियल का ओरिजिन देखेंगे, एपिथेलियल के टाइप्स देखेंगे, और इतने अच्छे से कवर करेंगे कि बस क्वेश्चन सामने आएगा और दिमाग में आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अब आपको अगर सब कुछ समझने आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बोलिए आई अंडरस्टैंड, बस इतना बोलिए। और मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई, जैसे मैंने वीडियो के बीच में भी बताया, शॉर्ट्स पर भी प्लेलिस्ट बनी हुई, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओगे ना तो आपको शॉर्ट्स पर भी प्लेलिस्ट मिलेगी। मतलब एक एपिथेलियल टिश्यू का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आपको उस प्लेलिस्ट के ऊपर है ना शॉर्ट्स में ही सारे एपिथेलियल के टिश्यूज़ टॉपिक्स सारे एपिथेलियल के टॉपिक्स कवर मिलेंगे। आप वहाँ से जाकर शॉर्ट्स देखते देखते एपिथेलियल का रिवीजन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में भी हेल्प होगी। और कम्युनिटी टैब आपको रोज़ एमसीक्यू प्रोवाइड करेगा। आप है ना, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मैं पार्ट 2 बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। मतलब आपको सिंपल एपिथेलियल मुझसे पढ़ने में अच्छा लग रहा है, समझने आ रहा है, तो मैं आपके लिए पार्ट 2 प्रोवाइड करूँगी, पूरी नीट का सिलेबस प्रोवाइड करूँगी, और आप मुझे कमेंट करके बताइए, ओके। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस, एटलीस्ट 1000 लाइक तक पहुँचा दीजिए, ओके। सो गुड डे, आपका दिन अच्छा जाए और आप अच्छे से पढ़ाई करिए इसी कंसिस्टेंसी के साथ। फिर से मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल।